लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है एमसीआर, उसके आगे अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें एपी का मल्टीप्लीकेशन देखा था, एपी के स्क्वायर का, दैट इज क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लीकेशन देखा था, फिर लास्ट में वी डिस्कस्ड डिवीजन बाय r+1। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे r+1 भी हो सकता है, यहाँ पे इसके केस में क्या है, r+1 के अलावा r+2 भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था r+2 होगा तो यहाँ हम r+1 जनरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई आप दोनों साइड करेंगे x से। और यहाँ पे c0/3 भी हो सकता है, तो हम एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके फिर करेंगे इंटीग्रेट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप देखते हैं सम ऑफ सीरीज बाइनोमियल में, जिसमें हम इस प्रॉपर्टी का करेंगे यूज, दैट इज एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। इस प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन अभी तक हमने जो देखे थे उसमें जो समेशन था, उसमें समेशन इस तरह से था, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन। इस तरह से समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स था। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप नोटिस करेंगे जो टॉप पार्ट था वो n ही था। ऐसे वाले क्वेश्चंस में जो सम ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, यू हैव टू नोटिस इफ द टॉप पार्ट इज सेम और द टॉप पार्ट इज डिफरेंट। इसमें जो बॉटम का पोर्शन है 0 1 2 दैट इज डिफरेंट। इसमें क्या होता है, बेस सेम होता है, टॉप डिफरेंट होता है, जैसे इस तरह से। तो बेस में आप नोटिस करेंगे 2 2 2 2 इस तरह से लिखा हुआ है, और टॉप पे आप नोटिस करेंगे 2 3 4 5 ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये वाले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम थे हमने यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड फॉर्मूले भी होते हैं। अब जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, इस तरह का क्वेश्चन एक बार आईआईटी में रिसेंटली भी आया था, तो उसमें इवेंचुअली आपको क्या लिखना था, क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स ही दिए हुए थे, तो आपको पहले कोफिशिएंट्स लिखने थे इस तरह से, फिर सीरीज का सम बनाना था। तो इवेंचुअली इसी तरह की सीरीज का कुछ सम जनरेट हुआ था, जिसमें जो टॉप का पोर्शन था वो चेंज हो रहा था, लेकिन बॉटम का पोर्शन क्या है वो सेम था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n की बात करता हूँ, तो मैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर बोल दूं एक टर्म, एक बोल देता हूँ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, एक मैं बोल देता हूँ 1 प्लस एक्स का होल 4, और एक मैं बोल देता हूँ 1 प्लस एक्स का होल 5। तो यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है 2c2 क्या है यहाँ पे, दिस टर्म इज नथिंग बट ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या है, एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट है। दीज आर ऑल कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर, एक्स रेज टू पावर 2 का कोफिशिएंट इसमें निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2c2, क्योंकि एनसीआर ही होता है कोफिशिएंट एक्स की पावर आर का। इसमें एनसीआर हो जाएगा 3c2, इसमें एनसीआर हो जाएगा 4c2, इसमें एनसीआर हो जाएगा 5c2। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ही लिखे हुए हैं इन डिफरेंट बाइनोमियल्स में। तो आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था वो इसी तरह से आया था कि 1 प्लस एक्स की पावर 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसा है, 1 प्लस एक्स की पावर 3 में ऐसा है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 में ऐसा है, 1 प्लस एक्स की पावर 5 में ऐसा है, एंड सो ऑन। और यहाँ पे उसका एडिशन करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो जो वहां पे आपका बाइनोमियल सीरीज का सम जनरेट होगा, उसमें बॉटम का पार्ट इसके केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो टॉप का पार्ट है उसके केस में चेंज होगा। तो इस तरह की कभी भी सीरीज बनाई जाती है तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। व्हाट द प्रॉपर्टी विल यूज, वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सीआर। क्योंकि ऐसी वाली समेशन ऑफ सीरीज के लिए कोई हमारा फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और इस प्रॉपर्टी को जब हम यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है, क्लब करते हैं टर्म्स को, दो टर्म्स को क्लब करके हम क्या करेंगे, एक सिंगल टर्म जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लब करेंगे टर्म्स को, तो दो को क्लब करके एक सिंगल टर्म जनरेट करी जाती है। तो उससे क्या होता है, टर्म्स टू टर्म से क्या होता है, क्लब करते हैं जब वी जनरेट सिंगल टर्म, तो इस तरह से क्या होगा, टू टू के पेयर बनते जाएंगे, फिर वो क्लब होकर एक सिंगल टर्म जनरेट करेगा, फिर एक जो सिंगल टर्म बनेगी फिर उसको नेक्स्ट के साथ क्लब करेंगे, इस तरह से होता है। इस तरह से हम टर्म्स रिड्यूस करते हैं, और वहां पे टर्म्स रिड्यूस होते होते, टर्म्स कंबाइन होते होते एक सिंगल टर्म लास्ट में जनरेट हो जाती है। दैट इज द बेसिक आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब जैसे एग्जाम में मुझे क्वेश्चन दिखा कि अगर ये इसकी बात कर रहा है, तो आई कैन सी कि मुझे बेस में सेम वैल्यू दिख रही है, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये यूज करना है। बट ये यूज कब आता है, इसको यूज करने का तरीका है, द टॉप पार्ट इज सेम, बॉटम पार्ट का डिफरेंस क्या है, 1 के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में, जनरली कॉन्सिक्यूटिव में होता है ये वाली और इसमें, या फिर लास्ट और सेकंड लास्ट में, आसपास वाली टर्म में ही आपको ये करना है। तो जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आपको दिख रहे हैं 2 के बाद 3, तो उन दोनों टर्म्स में आपको क्या करना है, एक टर्म को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, हम उसका जो टॉप है इसके टॉप के बराबर बनाएंगे। या तो यहाँ पे आप 2 जनरेट कर लो और इसको कुछ ऐसे लिख लो कि ये 2c समथिंग हो जाए और वो सेम ही वैल्यू हो, या फिर आप कैसे भी करके यहाँ 3 जनरेट कर लो, और यहाँ पे अगर आप 3 जनरेट कर लेंगे तो ये दोनों टर्म्स का टॉप सेम हो जाएगा, लेकिन बेस में डिफरेंस 1 का आना चाहिए। तो उसीलिए अपन क्या करते हैं, ये जो 2c2 की टर्म है वी विल राइट इट एज 3c3। तो मेरा आइडिया यही था कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो टॉप का पार्ट सेम है n, ये जनरेट करने की मैंने कोशिश करी, दिस इज व्हाट आई डिड। और कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में करते हैं, तो यहाँ पे मुझे टॉप में दिख रहा है 3, आई नो आई कैन राइट दिस 3,
here, but if I will write this 3 here also it has to be 3 because 3C3 ही 1 होता है, 2C2 भी 1 होता है, तो 1 को हमने रीराइट करके ऐसे लिख लिया। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे सर मैं इसको चेंज करूं यहाँ पे 2 की फॉर्म में, तो आपको सोचना पड़ेगा 3C2 को मैं 2CR की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। 3C2 तो 3 होता है और जो 2CR होगा जो भी वो तो 2 या 2 से कम ही होगा, तो इसीलिए हम इसको इसमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने इसको इसमें चेंज किया। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म्स हैं इसको क्लब करेंगे। अब हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1 और ये अपने आप हो जाएगा। जैसे ही टॉप मैच करेगा बॉटम का डिफरेंस नोटिस करो अपने आप बना गया। तो ये प्रॉपर्टी कहती है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। टॉप सेम है, बॉटम का डिफरेंस अगर 1 है, इफ यू ऐड दीस टू टर्म्स तो बॉटम में क्या आएगा और टॉप में क्या आएगा, टॉप में तो आ जाएगा टॉप प्लस 1 तो N प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4। ये अपन ने यहाँ लिख लिया, दिस इज नथिंग बट टॉप में जो टर्म थी उसमें प्लस 1, टॉप की टर्म अपनी क्या थी, दैट इज 3। ये हो गया N प्लस 1 और बेस में क्या आएगा यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है, तो हम ये ध्यान रखते हैं N को भी हमें बढ़ाना है और बेस में भी बड़ी वैल्यू ऑफ R ही लेनी है। तो जो टॉप है उसको आपको 1 से बढ़ाना है 3 प्लस 1 और बेस में जो बड़ी वैल्यू है वो आपको लिखनी है 3। इस तरह से लिखेंगे। तो जैसे ही आपने एक एंड से स्टार्ट करेंगे कंबाइनिंग टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, उसके बाद में जो टर्म जनरेट होगी वो उसकी नेक्स्ट टर्म से क्लब अपने आप हो जाएगी। तो आप नोटिस करो 4 है बेस में 2 है बेस में 3। नाउ इफ यू विल क्लब दीस टू टर्म्स कंबाइनिंग दिस बिकॉज़ बेस का डिफरेंस 1 है टॉप सेम है, तो टॉप को हम 1 से बढ़ाएंगे और बेस में भी जो बड़ा वाला वैल्यू है वो ही लेंगे, दैट इज 5C3। अब 5C3 5C2 से कंबाइन होगा तो टॉप में 5 है उसको बढ़ा देंगे 5 को 1 से 6 हो जाएगा और बेस में आएगा C3। तो आपको यहां तक दिख रहा है जो 5C2 की टर्म है इवेंचुअली यहां से क्लब होते होते ये 6 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो अगर आप आगे क्लब करते हुए जाएंगे तो लास्ट टर्म जो है इसके प्रीवियस टर्म को क्लब करते करते क्या होगा, जो भी लास्ट टर्म होगी उसका टॉप भी 1 से बढ़ेगा और बेस भी 1 से बढ़ेगा। तो NC2 जो है इसके लेफ्ट में जितनी भी टर्म्स कंबाइन होते आएंगी तो इसको आपको बढ़ाना है बेस को भी 1 से और टॉप को भी 1 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी फ्रेम्ड इन द एग्जाम। इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत इजी होता है इस सीरीज को। इन दिस सीरीज द टॉप इज डिफरेंट बेस इज सेम। तो ये हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज हो गई, सम ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब हम देखते हैं लास्ट टाइप। लास्ट टाइप में है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का देखिए यहाँ क्या मतलब। तो जब मैं प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की बात करता हूं तो प्रोडक्ट में ऐसे होता है NCR मल्टीप्लाइड बाय MCR। तो इसको R2 लिख लेता हूं, इसको R1, तो ऐसा कुछ NCX और MCY इस तरह से एक प्रोडक्ट आपका जनरेट होगा और उसके प्रोडक्ट में आपको समेशन लिखा होगा सिग्मा, दैट इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो अभी तक हमने जो भी सीरीज का सम देखा था उसमें एक सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट था और उसका किसी दूसरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट से प्रोडक्ट नहीं था। वी सॉ द प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद एन AP की जनरल टर्म से, वी सॉ इट्स प्रोडक्ट विद AP के स्क्वायर की टर्म से, दैट इज a quadratic expression. We also saw the binomial coefficient multiplication with x raised to power r, that is a GP part. वो सब हमने कवर किया था, उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। बट इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जैसे सपोज ऐसा लिखा हुआ है C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर CN स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है CN मल्टीप्लाइड बाय CN। तो ऐसे केस में आंसर आपका ये आएगा 2NCN। तो यहाँ पे ये C जो है इस तरह से नहीं बड़ा लिखना चाहिए था, दिस आंसर विल कम आउट टू दिस 2NCN। अब ये रिजल्ट कैसे आता है, हम उसको फटाफट कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम जो लिखा हुआ है इसको अगर आप जनरल टर्म में लिखना चाहेंगे तो इसकी जनरल टर्म को सिग्मा में आप कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट को इसको लिख सकते हैं सिग्मा CR मल्टीप्लाइड बाय CR और R की वैल्यू कहां से है, 0 से लेकर के N। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी एग्जाम में लिखा आ सकता है। अब इसमें क्या है, NCX और MCY मैंने N और M डिफरेंट किए थे, यहाँ पे दोनों क्या है C0 C1 स्क्वायर है, तो मतलब ये NCR मल्टीप्लाइड बाय NCR ही लिखा हुआ है। अब इसको अपन ये बोलते हैं दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर इन प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वैल्यूज। अब उसको अपन एग्जाम में भी इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, मैं आपको फास्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप उसको आसानी से लिख लेंगे। बट ये आता कैसे है इसको अपन समझते हैं। तो जो जनरल टर्म मैंने लिखी इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ये क्या लिखा है। तो NCR जो होता है किसकी x की पावर r का कोएफिशिएंट होता है, राइट। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in 1 प्लस x की पावर n। सिर्फ मैं अगर NCR की बात करता हूँ यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये जो होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in 1 प्लस x की पावर n। अब यहाँ पे मैंने कुछ मैनिपुलेशन किया है, वो क्या किया मैनिपुलेशन उसको अपन समझते हैं। तो ये वाला तो अपने को पता है कि अगर सिर्फ NCR होता तो हम बोल देते हैं दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in 1 प्लस x की पावर n। अब हमेशा आपको जब भी सॉल्व करना होता है तो आप यही करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो भी समेशन है प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसमें जनरल टर्म लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा NCR मल्टीप्लाइड बाय NCR, आई एम टेलिंग यू द मेथड अलोंग विद द कांसेप्ट। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आप दो अलग अलग सेपरेशन में लिखेंगे, फिर एक जो वैल्यू है इसके अलावा जो दूसरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसको आपको रीराइट करना पड़ेगा हमेशा।
रीराइट आपको कैसे करना है कि उसके बेस में जो वैल्यू आएगी और पहले वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट के बेस में जो वैल्यू आएगी उसका सम वो एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको रीराइट नहीं करता, इसको मैं डायरेक्टली एनसीआर ही लिखता, तो अब मेरे को दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, बट द बॉटम पार्ट इज आर एंड बॉटम पार्ट इज आर, एंड इफ यू विल ऐड दीस टू वैल्यूज ऑफ आर यू विल गेट 2r which is not a constant value. So idea is we have to generate a constant in summation of the base. वो कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। तो जब ये प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, यूज एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। ये प्रॉपर्टी हमेशा यूज आएगी किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको अपने को ध्यान रखना है। तो अपन ने इसे जस्ट पहले वाला जो सीरीज देखा था उसमें हमने दूसरी प्रॉपर्टी यूज करी थी, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सीआर। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, और उससे पहले वाले क्वेश्चंस में सिंपल 1 प्लस एक्स की पावर एन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और एक दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। तो हमेशा आपको रीराइट करना है। अब रीराइट करने से होगा क्या, रीराइट करने से जैसे ही मैंने इसको रीराइट किया तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है एनसीएन माइनस आर, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस आर। रीराइट करने पे अपने को ये मिला कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस आर को रिप्रेजेंट करता है इन 1 प्लस एक्स की पावर एन। आप चाहते तो इसको ये भी लिख सकते थे, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 प्लस एक्स की पावर एन, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। क्यों नहीं फायदा होता, हमेशा आपको बेस में सम कांस्टेंट जनरेट करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर एन और 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो आप ये बोलेंगे एक्स की पावर आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर एन माइनस आर का प्रोडक्ट है ये। तो अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग, एक्स की पावर आर की जो टर्म है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दूसरा जो है एक्स की पावर एन माइनस आर, इसका मल्टीप्लीकेशन है, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन अपन कर रहे हैं। सो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एक्स की पावर एन से, तो उसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी, लेकिन हम वो टर्म कंसिडर कर रहे हैं जिसमें इसका प्रोडक्ट जनरेट होगा, क्योंकि वही तो ये कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो इसमें एक्स की पावर क्या जनरेट होगी, इसमें एक्स की पावर एक कांस्टेंट जनरेट होगी, वो क्या आएगा, एक्स की पावर आर प्लस एन माइनस आर। सो दैट विल जनरेट नथिंग बट एक्स की पावर आर एन। तो ये जो है ना एक्स की पावर है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहीं पे जनरेट होगा, इसीलिए अपन ने रीराइट किया। रीराइट करने से हुआ ये कि जैसे ही आपने इसको रीराइट किया, रीराइट करने से जो एक्स की पावर समथिंग जनरेट हुआ दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, एन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये अपने को दिख रहा है। अब ये जो वैल्यू अपन ने लिखी हुई है यहाँ पे 2ncn, इसको अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये देखो क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और ये जो लिखा हुआ है ये देखो यही चीज लिखी हुई है, 2ncn यही होता है, क्योंकि अपने को पता है एक्स की 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट होता है एनसीआर। अब एन की जगह 2n है और एक्स की पावर आर की जगह n है, तो ये 2ncn आ जाएगा। सिंपल, अपन ने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, तो इसीलिए अपन इसको रीराइट करके ऐसे लिखते हैं। तो अब जैसे ही आपको लिखेगा क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट को रीराइट ऐसे करना है कि बेस का सम आना चाहिए कांस्टेंट। उसके बाद में आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं इसको अपन समझते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने इसको रीराइट किया ना एनसीआर और एनसीएन माइनस आर, तो उसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से प्रोडक्ट आ रहा है एनसीआर का प्रोडक्ट विद एनसीएन माइनस आर, तो अब ये वाला जो आंसर है देखो बेसिकली लिखा हुआ है क्या है, ये आंसर ये लिखा हुआ है यू हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज, जो टॉप है उसको ऐड करो, टॉप को ऐड करोगे तो क्या आएगा एन प्लस एन, और जो बेस है उसको ऐड करो तो क्या आएगा आर प्लस एन माइनस आर, यही आपका आंसर आएगा। ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो, तो टॉप को ऐड करेंगे 2n, बेस को ऐड करेंगे n, तो ये आंसर क्या आएगा 2ncn। तो ये जो समेशन है ये 2ncn ही आएगा, ऐसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट ध्यान रखेंगे r इक्वल टू 0 से n का सम है, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से होगा तो अपने को ये जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इस तरह से आप हमेशा कर सकते हैं, जब भी प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है दूसरे बाइनोमियल कोफिशिएंट को रीराइट करके ऐसा लिखें कि बेस में जो टर्म यहाँ आएगी और यहाँ आएगी वो इसमें ऐड होके वो कांस्टेंट जनरेट करेगा, और उसके लिए हम जनरली हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में आपका जो आंसर आएगा टॉप का एडिशन, बेस का एडिशन और यहाँ पे सी, ऐसे आप ये डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट होता है c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर। तो अब अपने को दिख रहा है ये ऑल्टरनेट है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा, ये जो प्रोडक्ट आएगा इसमें एक तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन और एक आएगा 1 माइनस एक्स की पावर एन, इसका प्रोडक्ट आएगा। इसका प्रोडक्ट क्यों आएगा, क्योंकि प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन है, ऑल्टरनेट साइन में अगर आप देखेंगे तो -1 की पावर आर एनसीआर जो आएगा उसको आप 1 माइनस एक्स की पावर एन में भी लिख सकते हैं। तो इसके प्रोडक्ट में एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट जो होगा वो ये आएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है। इसमें दोनों के एडिशन के प्रोडक्ट में था एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, इसमें वो है। ऑल्टरनेट में सिर्फ यही होगा, बेस में अगर देखेंगे तो आंसर ये 2ncn आ रहा है अपना, लेकिन यहाँ पे इसके केस में एडिशन में नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन है, ऑल्टरनेट। तो इसमें अब अपना क्वेश्चन ये है, तो उसके लिए अगर आपको आंसर लिखना है तो आप इसकी जनरल टर्म लिखो, देखो क्या आएगी यहाँ पे। इसकी जनरल टर्म अगर मैं लिखूंगा उससे आपका आंसर आ जाएगा।
तो अगर मैं इसकी लिखता हूं टी आर प्लस वन टर्म, तो क्या आएगा, एन सी आर माइनस वन की पावर आर और एक्स की पावर टू आर, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन कब होगा, अगर मैं यहां से कंपेयर करता हूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन तब होगा जब पावर में जो टू आर है वो एन के बराबर होगा, व्हेन टू आर इज इक्वल टू एन। तो अपन ये बोल सकते हैं जब एन की वैल्यू इवन होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एन इज इवन, तभी ये चीज पॉसिबल होगी, तभी आर की वैल्यू क्या आएगी, एन बाई टू आएगी। तो आर की जगह आप एन बाई टू पुट कर देंगे तो एन सी एन बाई टू माइनस वन की पावर एन बाई टू आ जाएगा, यही यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। और अगर एन ऑड होगा, जैसे वन प्लस एक्स का क्यूब, वन माइनस एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि टू आर जो है इवन नंबर है, वो ऑड के बराबर नहीं हो सकता, तो उस केस में आंसर जीरो आएगा, क्योंकि उसके केस में यहाँ से कोई कोफिशिएंट आएगा ही। तो ये दो बेसिक सीरीज है जिनके सम को आप ध्यान रख सकते हैं, सी जीरो सी स्क्वायर, सी वन स्क्वायर, सी टू स्क्वायर, सी थ्री स्क्वायर, उसका सम, और ऑल्टरनेट में सब्ट्रैक्शन का आंसर अपन क्या लिखते हैं। अब अपन यहाँ पे इसी से रिलेटेड देखते हैं एक और यहाँ पे एक्सप्रेशन, जैसे ये लिखा, तो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, आपको सिर्फ इसकी जनरल टर्म लिखनी होती है, ध्यान रखिए। तो मुझे दिख रहा है एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी टू, तो बेस में जीरो वन टू थ्री, तो एनसी के मैंने उसको लिख दिया, एमसीआर माइनस वन, एमसीआर माइनस टू, तो अपने को दिख रहा है ये जो है जीरो वन टू, एमसीआर माइनस के लिख दिया हमने इसको। के जो है वो वेरिएबल है, के की वैल्यू कहां से कहां तक है, के इज फ्रॉम जीरो टू एन, ये अपने को यहाँ पता लग रहा है। अब अपन क्या करेंगे, जब रीराइट किया तो अपने को पता है इसी का समेशन लिखा हुआ है, तो आप ये करेंगे बेस का सम करेंगे, वो आ रहा है कांस्टेंट आर, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए टॉप का सम, जो यहाँ लिखा हुआ है m प्लस एन, ये रहा टॉप का सम, दिस इज सम ऑफ टॉप। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, बेस का सम, बेस का सम भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ बेस। तो टॉप और बेस का सम आपको लिखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जीरो से एन तक वो जा रहा है, ये अपने को समझ में आ रहा है, यहां तक अपना क्लियर होना चाहिए ये चीज। हाँ, जीरो से आर तक जा रहा है, तो इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इसको अगर ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के वन प्लस एक्स की पावर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर माइनस के वन प्लस एक्स की पावर है, यही तो ये लिखा हुआ है। और इसको अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट में एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो गया, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, में आर का कोफिशिएंट क्या होगा, एम प्लस एन सी आर, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज कर ली। अब अपन यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, तो अभी तक मैंने आपको बताया था एनसीआर जो है उसका स्क्वायर अगर किया हुआ है, मतलब एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय एमसीआर, ऐसा कुछ है। अगर सपोज उसके आगे आर मल्टीप्लाइड है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एपी आगे मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आर है दिस इज जस्ट डिफाइनिंग ए जनरल टर्म ऑफ एन एपी, बिकॉज जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ए लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो है ही, लेकिन उसके आगे आप क्या कर रहे हैं, आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सपोज आपका लिखा हुआ है, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच कैन कम लाइक 3 मल्टीप्लाइड बाय सी जीरो स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाय सी वन स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाइड बाय सी टू स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है, तो आगे क्या है, सी जीरो सी वन सी टू स्क्वायर, ये तो अपने पढ़ ही गया, उसके आगे कुछ एपी मल्टीप्लाई, तो आपको हमेशा एपी की जनरल टर्म लिखनी होती है। तो अगर मैं इस एपी की बात करूंगा तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, तो मैंने आपको बताया था इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो दिस इज योर जीरो टर्म, तो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म अपन लिखेंगे, यहाँ से दिस इज योर फर्स्ट टर्म 5 प्लस आर माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो ये जनरल टर्म अपनी आ जाएगी 2r प्लस 3। तो ये अपना जो क्वेश्चन है इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 2r प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय सी आर का स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखा। और आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, सपोज जीरो से एन है अपना ये क्वेश्चन है, या 10 टर्म्स है या 20 टर्म्स है, जो भी लिखा, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अपन ने एक पार्ट पढ़ लिया है 3 मल्टीप्लाइड बाय सी आर स्क्वायर का सम, जिसको आप सेपरेट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 एनसीएन होता है। अब आप अपन देखेंगे ये वाला पार्ट, अगर आर मल्टीप्लाइड बाय सी आर स्क्वायर, तो जैसे क्वेश्चन मैंने नॉर्मल बाइनोमियल कोफिशिएंट पे बनाए थे, आगे एपी का टर्म का प्रोडक्ट है, तो इसी तरह से उसी के केस में मैंने यहाँ आर लिखा है। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो हमने दो मेथड देखे थे सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट पे, अगर आपको इंटीग्रेट करेंगे तो आर आगे आ जाता है। अब इसमें क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन की टर्म्स में नहीं सोचते, जो दूसरा वाला तरीका था कि ये जो आगे आर है हमें इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट को 2n को रीराइट करके लिखेंगे। रीराइट कैसे करेंगे, इसको लिखूंगा 2n अपॉन आर, 2n माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसे मैं इसको रीराइट करके लिखूंगा। तो रीराइट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आइडिया ये है कि जो आगे की तरफ जो आपका आर लिखा हुआ है वी हैव टू रिमूव दैट, तो हमने इसको रीराइट करके यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ताकि यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो आर का एक्सप्रेशन है, ये वाला जो आर का एक्सप्रेशन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका जो समेशन है वो कुछ इसमें चेंज हो जाएगा, 2n तो कांस्टेंट बाहर आ गया। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो अब इसमें क्या है, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का क्वेश्चन हो गया, आगे कोई भी आर की टर्म नहीं है। सो दिस इज द क्वेश्चन।
नाउ वी कैन इजीली फाइंड इट्स आंसर, जो भी अपन ने अभी रिजल्ट पढ़ा उसके बेसिस पर। तो अब अपने को पता है कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है तो हमें क्या करना है, टॉप का सम और बेस का सम। डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं अपन, जीरो से अगर समथिंग तक जा रहा है। अब अपन टॉप का सम करेंगे तो वो 4n माइनस वन आएगा, लेकिन बेस का अगर आप सम करेंगे इट इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू, इट इज कमिंग आउट टू बी 2r माइनस वन। तो अब क्योंकि बेस का सम जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, वी हैव टू रीराइट। तो अब अगर अपन यहां देखेंगे, जो बेस का सम है इट्स नॉट कांस्टेंट, तो अपन यहां पे अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? we'll use the property NCR is equal to NCN minus r, n minus r। तो हम ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अपन यहां यूज कर लेते हैं इधर। इसको मैं रीराइट करके लिख लेता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, 2NCR जो है इसको मैं रीराइट करके लिख सकता हूं 2NC 2n माइनस r। या फिर अपन यहां यूज कर सकते हैं, इसके केस में मैंने यहां नहीं यूज करी, मैंने यहां करी। आप वैसे भी कर सकते हैं, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। तो यहां अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो बेस में अब क्या आ जाएगा, 2n माइनस वन में से r माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बिकम 2n माइनस r। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो प्रॉपर्टी सेकंड वाले में यूज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 2n। और जो दूसरा वाला आ जाएगा उसको अपन लिख लेंगे 2n माइनस वन सी आर माइनस वन। पहले वाले को तो मैंने एज इट इज लिख लिया, सेकंड वाले को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2nc 2n माइनस r। ऐसा भी कर सकता हूँ। तो मैं प्रॉपर्टी यहां यूज करूंगा तो उससे तो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे लिख लिया। इफ आई यूज द प्रॉपर्टी हेयर, तो उस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। दोनों में से जहां यूज करी है उसके हिसाब से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। इसमें मैंने यहां यूज करी है प्रॉपर्टी, इसमें मैंने यहां यूज करी है, दोनों में से एक ही जगह करेंगे यूज। अब अगर आप बेस का सम देखोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। नाउ नोटिस द सम ऑफ बेस 2n minus r and r, this is 2n, here base is r minus 1 2n minus r, here it is 2n minus 1। तो आप इससे आंसर लिखेंगे तो टॉप का सम हो जाएगा 4n minus 1, बेस में आएगा 2n, तो 4n minus 1 c2n लिख सकते हैं। और अगर आप इससे लिखना चाहेंगे तो टॉप का सम क्या आएगा 4n minus 1, बेस का सम क्या आएगा 2n minus 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। व्हाई द आंसर इज सेम? क्योंकि अगर मैं इसमें n माइनस आर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यू विल गेट दिस सेम आंसर ओनली। और आप ये भी देख सकते हैं, हमें पता है दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम वो दोनों इक्वल कब होते हैं, क्योंकि अगर आप बेस का सम देखो 2n और 2n माइनस वन का सम देखो, ये क्या आ रहा है 4n माइनस वन आ रहा है, दैट इज टॉप। तो ये अपन हमेशा बोलते हैं NCX इज इक्वल टू NCY कब होता है, हमेशा होता है इफ x प्लस वाई इक्वल टू n। तो इस प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यही प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो उस प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, दे आर इक्वल ओनली। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का स्क्वायर है लेकिन आगे उसके कुछ यहाँ पे टर्म लिखी हुई है 3 5 7 एंड ऑल, तो आप उस आर को कैंसिल आउट करेंगे इस तरह से यहाँ पे लिख के, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ध्यान रखिए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सिग्मा आर स्क्वायर और एनसीआर का स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखिए। हो सकता है यहाँ पे 3 5 7 का 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ऐसे लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके केस में आर स्क्वायर की टर्म आएगी, तो उसमें यहाँ पे 2r प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। तो जो लीनियर है अलग कर लेंगे, 3 अलग कर लेंगे, उसका सम पता है। और जो आर स्क्वायर की टर्म आएगी उसको आप कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ पे जो दोनों एनसीआर है उसको आप n बाय आर की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि आपको 2r कैंसिल करना है। तो मुझे दिख रहा है 2r कैंसिल करना है, तो इसको मैं लिख लूंगा n बाय आर n माइनस वन सी आर माइनस वन, और दूसरे वाले को भी ऐसे लिखूंगा n बाय आर n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये आ जाए। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बाहर n स्क्वायर, और सिग्मा में क्या आ जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमने देखा है सी आर का होल स्क्वायर क्या होता है, सम, दैट इज 2nc। अब यहाँ पे n की जगह क्या है, n माइनस वन है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख लो, 2ncn आता है तो 2n माइनस वन सी एन, n की जगह आ जाएगा n माइनस, सिर्फ ये आएगा। तो इस तरह से आप इसका भी क्वेश्चन बना सकते हैं और उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे लिखा, तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करो ऐसे, और एक को रीराइट कर लो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, फिर आप टॉप का सम और बेस का सम करके अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे सम ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनकी आपको सिर्फ जो क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं उसी की आप फिर से एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन आप इसे मोस्टली 99% क्वेश्चन जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज के सम पे आएंगे आप इजीली टैकल कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो है वैसे तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम सब चीजें कवर नहीं कर पाएंगे, बट आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। हम मोस्टली वो क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स का यूज ज्यादा होगा, पीएनसी के कॉन्सेप्ट का यूज कम होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन एडवांस में दो टाइप के बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पीएनसी यूज करके काउंटिंग करनी पड़ती है, तो उसमें काउंटिंग की टेक्निक्स यूज होती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें काउंटिंग के क्वेश्चंस पे बेस्ड नहीं होता है, वो सिंपल बेसिक काउंटिंग भी अगर आपको आती है तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट यू शुड नो हाउ टू अप्लाई। तो उसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहले वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है,
दूसरा होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि बेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, बेस थ्योरम में स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी कंफ्यूज रहता था अपने टाइम पे, बट हम यहाँ देखेंगे इट इज ए बेसिक नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ओनली। फिर दो टाइप ऑफ इवेंट्स होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से आगे चैप्टर चलेगा। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसिक में सबसे ऊपर लिखा हुआ आइडेंटिकल वर्सेस डिस्टिंक्ट इन प्रोबेबिलिटी। अब मैं ये चीज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, होता क्या है प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इफ यू टेक दिस चैप्टर, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है, इफ यू कैन नेम द सैंपल स्पेस ऑफ दैट इवेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस जो वर्ड है या सैंपल स्पेस डिफाइन करना हम कहाँ पे पढ़ते हैं, क्लास 11th में एक पहली एक्सरसाइज आती है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एनसीईआरटी में वो एक्सरसाइज दी गई। उस एक्सरसाइज को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि अपने को लगता है इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता नहीं, बट ध्यान रखो दैट इज द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। और सैंपल स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सैंपल स्पेस डिफाइन कैसे करते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन अगर आपको समझ आएगा तो जो मैं बाकी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपके लिए बहुत इजीली आप उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा सैंपल स्पेस डिफाइन किया है। मैं सैंपल स्पेस का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, आइडेंटिकल वर्सेस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताता हूँ प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर आपने पीएनसी का आइडिया होगा तो यू शुड नो कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम एनसीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं। लाइक देयर आर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या देयर आर 5 स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट 2 स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू विल डू, यू विल डू 5C2। लेकिन प्रोबेबिलिटी में अगर मैं ये बोलता हूं देयर आर 3 रेड balls and 5 black balls and you have to choose 2 balls such that both balls are red or both balls are black, सपोज इस तरह से क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मेरा आ गया ये आइडेंटिकल है, तो मैं सिलेक्शन के लिए एनसीआर का फॉर्मूला यूज करूं या नहीं करूं। तो प्रोबेबिलिटी में आपको ध्यान रखना है, यू कैन ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। अब क्यों यूज कर सकते हैं, उसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं सैंपल स्पेस। इसीलिए सैंपल स्पेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। एक तो रेड है और 3 व्हाइट, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ, 1 इज रेड और ये आइडेंटिकल है, ध्यान रखिए, और 3 आपकी व्हाइट बॉल्स। अब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 balls are drawn at random in succession without replacement। तो पहली चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब हम उसको वापस पुट नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिकॉज दीज टाइप ऑफ टर्म्स आर क्वाइट कॉमन जो एग्जाम में जिसपे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब अपन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 2 balls आपने रैंडमली ड्रॉ करी है इसके अंदर, सो इफ आई विल ड्रॉ 2 balls, तो यहाँ पे बॉल 1 हो गई है, तो हम इसके सैंपल स्पेस को कुछ ऐसे लिखते हैं, देयर इज योर फर्स्ट बॉल एंड देन देयर इज योर सेकंड बॉल। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है इफ आई विल ड्रॉ द फर्स्ट बॉल, उसके बाद में जो भी बॉल आएगी आई विल नॉट रिप्लेस इट। तो फर्स्ट बॉल के केस में आप निकालेंगे तो एक बारी में आप एक ही बॉल निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट बॉल कैन बी ए कलर ऑफ रेड और व्हाइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फर्स्ट बॉल कैन बी रेड एंड व्हाइट। बेसिक सैंपल स्पेस आपको डिफाइन करना आना चाहिए। बॉल 2 की बात अगर हम करेंगे, इफ द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, तो सेकंड बॉल का क्या कलर हो सकता है, सेकंड बॉल की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी। तो जो सेकंड बॉल का जो विड्रॉल है वो फर्स्ट बॉल पे क्या है, डिपेंड करता है कि अगर वो रेड है तो सेकंड बॉल डेफिनेटली व्हाइट ही निकलेगी, और अगर फर्स्ट बॉल व्हाइट है तो सेकंड बॉल का जो डिपेंडेंस है वो ऐसे है कि सेकंड बॉल अब इसके केस में रेड भी निकल सकती है और व्हाइट भी निकल सकती है। तो यू हैव टू बी पेशेंट, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिंपल लग रहा होगा बहुत, बट इसमें काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ। तो अब अपना ये, तो अगर मैं इसके सैंपल स्पेस को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसका सैंपल स्पेस ये बोल सकता हूँ, सैंपल स्पेस बोलेंगे इट इज ए सैंपल स्पेस ऑफ 2 balls ड्रॉन। तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज RW, फिर नेक्स्ट है आपका WR, फिर नेक्स्ट है आपका WW। ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके सैंपल स्पेस में, यहां तक अपने को पता है। अब अगर मैं इसको एनसीआर के फॉर्मूले से नहीं करूं, मैं एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी सैंपल स्पेस डिफाइन कर लिया, इवन विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट डजंट मैटर, तो यहाँ पे ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला अपन ने बनाया, उसके सैंपल स्पेस में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। इफ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सपोज आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 व्हाइट बॉल्स दैट इज ऑफ WW, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो एक टर्म होती है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में यूज करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर कभी भी लिखा हुआ है। इक्वली लाइकली इवेंट्स जब भी होती हैं इसका मतलब क्या है, उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज यहाँ पे बात करता हूं, तो फर्स्ट बॉल के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वी नो देयर इज 1 बॉल वी हैव टू ड्रॉ आउट ऑफ 4, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसकी 1/4 लिखेंगे। व्हाइट के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। अब अगर हमने रेड बॉल ऑलरेडी निकाल ली,
तो 3 व्हाइट बॉल ही बची, तो व्हाइट बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी, बिकॉज 3 आउट ऑफ 3, उसमें से एक ही चाहिए अपने को। और यहाँ पे रेड के निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज एक व्हाइट निकल गई है तो 1 आउट ऑफ 3, व्हाइट के निकालने की होगी 2 आउट ऑफ 3। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी। अब सपोज अगर अपना ये क्वेश्चन है हम इसको सैंपल स्पेस के हिसाब से करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हाइट क्या होगी, व्हाइट व्हाइट होगी, पहली भी व्हाइट निकलेगी और दूसरी भी व्हाइट निकलेगी, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन बोलते हैं कि कोई भी सैंपल स्पेस है, अगर आपने उसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया है, बॉल 1 बॉल 2, तो अगर आपको इसके एक के बाद की एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/2। अब मैं बाकी की भी निकाल लेता हूँ यहाँ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ RW। सपोज अपने को ये डिफाइन कर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ RW, RW की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। और जो थर्ड वाला है उसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ WR, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करता हूं, दिस विल बी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो दिस विल बिकम 1/4। ये अपने को पता है। अब सैंपल स्पेस के अंदर ही अपन मोस्टली इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात करते हैं, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है इनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इसका मतलब ये होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूंगा, दे आर नॉट इक्वली लाइकली, राइट, दे आर नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज इनकी जो प्रोबेबिलिटी है दे आर डिफरेंट। तो आपने ना जो क्लास 10th में एक हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर अपन इस तरह से लिख लेते हैं, अब मैंने बोला कि तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हाइट बॉल्स, तो अब अपन यहाँ पे इसको 1/3 नहीं लिख सकते, ध्यान रखें। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ WW अगर आपको लिखना है, तो आप बोलेंगे सर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये सैंपल स्पेस में देयर आर टोटल 3 एलिमेंट्स, आउट ऑफ 1 एलिमेंट इज WW व्हिच इज देयर, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/3। हम ये नहीं लिख सकते, ये क्यों नहीं लिख सकते? ये चीज आप प्रोबेबिलिटी में तभी लिख सकते हैं अगर सैंपल स्पेस की हर एक इवेंट की इक्वल प्रोबेबिलिटी है जो आपने डिफाइन करी। इन तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि WW की प्रोबेबिलिटी अपने देखी 1/2 है, WR की RW की अलग अलग है, तीनों के अकरेंस की चांसेस अलग अलग है, इसीलिए अपन नहीं लिख सकते। ये चीज जो है अपन हमेशा तब लिख सकते हैं जब सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आपने इवेंट्स डिफाइन करी हैं सब इक्वली लाइकली होते हैं, इसलिए अपन ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए इसका आंसर इसके बराबर नहीं आएगा। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड कॉमन कॉन्सेप्ट। तो अगर कभी भी इक्वली लाइकली की बात करता है, इफ यू आर एबल टू डिफाइन अ सैंपल स्पेस एंड इट्स एलिमेंट्स, यू कैन इजीली डिफाइन द प्रोबेबिलिटी, वो वन ऑफ द एलिमेंट्स आउट ऑफ टोटल वो कर सकते हैं, लेकिन इसके केस में नहीं कर सकते, पहली चीज। अब अपन यहाँ पे नोटिस करेंगे तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, दो एक रेड और एक व्हाइट की आ रही है 1/4, एक व्हाइट और एक रेड की आ रही है 1/4। अब मैं आपको व्हाइट की जो प्रोबेबिलिटी है अपन निकाल के देखते हैं एनसीआर के फॉर्मूले से। तो मैंने आपको बोला अगर सपोज मेरे को सैंपल स्पेस नहीं बना, तो मैं एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्या? वही चीज अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 2 बॉल्स अगर मैं बोलता हूँ व्हाइट होनी चाहिए, तो आई विल सी देयर आर 3 व्हाइट बॉल्स, तो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला 3C2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपको 4C2, सो दिस इज योर टोटल, दिस इज योर फेवरेबल। फेवरेबल किसमें से आया? जो व्हाइट बॉल्स है उसमें से 2 व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, 3/6, विच इज नथिंग बट 1/2। अब अगर आप यहाँ नोटिस करो, ये जो वैल्यू आ रही है 1/2 और ये जो आ रही है 1/2, ये सेम आ रहा है, अब ये सेम कैसे आ रहा है? हम तो ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। अब ये सेम क्यों आता है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है एक्चुअली में डिपेंड करता है कि कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके चांसेस क्या है, उसका आइडेंटिकल और उससे लेना देना कुछ नहीं है। अगर जैसे मैं बोलता हूँ 3 व्हाइट बॉल्स है, अगर हम बोलते हैं सिलेक्शन की बात करते हैं, सिर्फ काउंटिंग की अगर अपन बात करते हैं, तो 3 व्हाइट बॉल्स में से अगर मैं बोलता हूँ एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है तो उसका एक तरीका है, 2 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है उसका भी एक ही तरीका है, 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है उसका भी एक ही तरीका है। तो वैसे तरीके अपने एक ही हैं तीनों के, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो इट्स अबाउट चांस। तो अगर 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स भी हैं और एक रेड बॉल भी है, अगर मैंने बॉक्स में हाथ डाला तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि व्हाइट नंबर में ज्यादा है, तो वो नंबर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर से वो ज्यादा डिफाइंड होता है। तो पहली चीज ये, किसी भी क्वेश्चन में घबराना नहीं है, आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है। अगर आप प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें नंबर पे वो डिपेंड करता है रेदर देन कि वो आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है। तो अगर अपने को 2 व्हाइट बॉल निकालनी है, इट मींस 3 में से 2 बॉल निकालनी है, ये अपना बेसिक आइडिया है। सो इस तरह से आप हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता प्रोबेबिलिटी में, आप एनसीआर का फॉर्मूला यूज करके ऐसे निकाल सकते हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन बोलता यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 व्हाइट बॉल, क्वेश्चन में देखो ये लिखा हुआ 1 रेड एंड 1 व्हाइट। अब जब मैंने आपको ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज नॉट गिवन, क्योंकि अपने को ये लिखा हुआ है सिर्फ एक रेड होनी चाहिए और एक व्हाइट होनी चाहिए, अपने को ये नहीं पता कौन सी पहले आएगी, तो इसको अपन बोलते हैं अनऑर्डर्ड। दिस इज व्हाट आई कॉल अनऑर्डर।
तो यहाँ पे अगर मैं सैंपल स्पेस के हिसाब से देखूं तो मैं इसको मतलब ये बोल सकता हूं, सैंपल स्पेस के हिसाब से अपन बोल सकते हैं इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड देन व्हाइट, ये वाली प्रोबेबिलिटी हो सकती है और ये वाली, तो अपन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं सैंपल स्पेस के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4, यही आंसर आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2। सैंपल स्पेस के हिसाब से देखें तो ये मैंने सैंपल स्पेस डिफाइन किया, अगर मैं सैंपल स्पेस डिफाइन नहीं करता हूं तो अनऑर्डर्ड में ध्यान रखना है, किसी भी ऑर्डर में निकल रही है तो जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है वो अनऑर्डर्ड में आप लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, अनऑर्डर्ड में आप एनसीआर का फॉर्मूला लगाते हैं। अब अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है, जैसे सपोज मैं लिख लेता हूं आपका एक और क्वेश्चन कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट बॉल रेड और सेकंड बॉल व्हाइट। देखो फर्क है ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क है। पहला वाला क्वेश्चन है एक रेड और एक व्हाइट, देयर इज नो ऑर्डर, तो इसमें दोनों केसेस हो सकते हैं, रेड व्हाइट और व्हाइट रेड दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखें। जब मैंने लिख दिया फर्स्ट बॉल रेड सेकंड बॉल व्हाइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑर्डर्ड। तो जब भी ऑर्डर्ड की बात करते हैं तो हम एनसीआर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो आपको बेसिक तरीके से जाना होता है क्योंकि ऑर्डर फिक्स है, दिस इज एन ऑर्डर, तो हम इसमें एनसीआर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इसमें एनसीआर का फॉर्मूला यूज करोगे तो गड़बड़ आ जाएगा आंसर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से यही वाला केस लेंगे, इसको अपन इस तरह से ट्रीट करेंगे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डब्ल्यू, तो अपन ऐसे ही ट्रीट करेंगे नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीका क्या कहता है कि पहले आप रेड आनी चाहिए, तो रेड कितनी है 1/4, तो आप लिखेंगे 1/4। फिर आपकी व्हाइट आनी चाहिए, तो व्हाइट की कितनी प्रोबेबिलिटी है 3/4, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 3/3, क्योंकि 3 ही व्हाइट है और 3 ही 1, तो 3/3, तो ये आंसर आएगा 1/4, हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जब मैं अनऑर्डर्ड की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड का एक तरीका तो ये है कि आप टोटल पॉसिबल केसेस ले लो सैंपल स्पेस के हिसाब से, क्या हो सकता है, अगर लिखा है 1 व्हाइट एंड 1 रेड तो आप ले लेंगे रेड व्हाइट और व्हाइट रेड, दोनों को आप काउंट करेंगे और दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज आप ऐड कर दो, ऐसे आप कर सकते हो हमेशा। या फिर आप एनसीआर के फॉर्मूले से लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी कि अगर आपको क्या चाहिए, एक रेड, रेड कितनी है 1, तो आप लिखेंगे 1C1, तो एक आपका रेड का सिलेक्शन हो गया। फिर एक व्हाइट चाहिए आउट ऑफ 3, तो आप लिखेंगे 3C1, एक व्हाइट का सिलेक्शन हो गया अपॉन टोटल सिलेक्शन, टोटल कितनी करनी है 2 बॉल, तो 4C2, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये आंसर आएगा 3/6, दैट इज 1/2। तो यहाँ आप एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अपने को ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल वर्सेस डिस्टिंक्ट का कोई वैसे सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं, सैंपल स्पेस के एक एलिमेंट से हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से तब डिवाइड कर सकते हैं दे आर इक्वली लाइकली, अदरवाइज वी कैन नॉट डू इट, ये ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज ये है कि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है अगर वो डिफाइंड है तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर की जब अपन बात करते हैं तो वो एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, सो दैट इज टॉकिंग अबाउट वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ओनली वन एलिमेंट। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे वो आप देख सकते हैं। और अगर अनऑर्डर की बात करता है इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अनऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बोला एक रेड और एक व्हाइट, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डब्ल्यू निकाल, ये मैंने निकाल ली, कितनी है वैल्यू 1/4, और उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अरेंजमेंट से। आर डब्ल्यू का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, आर डब्ल्यू डब्ल्यू आर, टू वेज, तो इसकी जो 1/4 प्रोबेबिलिटी है इसको अगर आप 2 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है यू आर टेकिंग ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ आर एंड डब्ल्यू इन द सैंपल स्पेस, कि आर डब्ल्यू आएगा या डब्ल्यू आर आएगा वो आपने दोनों कंसिडर कर लिए, तो दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा, बट आपने उसका अरेंजमेंट ले लिया है जितने भी तरीके से होगा, तो उस तरह से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका है। अब अपन यहाँ पे एक और इस पे क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा इफ देयर आर 10 कॉइन्स इन माय पॉकेट, 3 आर कॉपर 7 आर सिल्वर। अब इसमें डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है आइडेंटिकल लिखा हुआ, डजंट मैटर। आई टेक 4 कॉइन्स वन आफ्टर अनदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो अगर मैं इवेंट ए की बात करता हूँ तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इवेंट ए जो है उसमें लिखा हुआ है 2 सिल्वर कॉइन्स फॉलोड बाय 2 कॉपर कॉइन्स, तो नाउ द ऑर्डर इज फिक्स्ड, पहले 2 सिल्वर फिर 2 कॉपर, तो ये ऑर्डर्ड ही है। तो अगर ऑर्डर्ड है तो आपको क्या करना है, एनसीआर का फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि ये एक फिक्स्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो फिक्स्ड ऑर्डर की अगर अपन बात करेंगे तो अगर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो मैं लिख सकता हूं कि पहला भी सिल्वर आना चाहिए, दूसरा भी सिल्वर आना चाहिए, तीसरा कॉपर आना चाहिए और चौथा कॉपर आना चाहिए, और हम इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे क्योंकि इसी ऑर्डर में चल रहा है, पहले ही होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, इस ऑर्डर में अपन लिख रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है वन आफ्टर अनदर, तो ऑब्वियसली मोस्टली क्या होगा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा। ध्यान रखेंगे विद रिप्लेसमेंट जो होता है क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, और विद रिप्लेसमेंट जब भी होगा तो आप वैसे भी क्या नहीं लगा सकते, एनसीआर का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में ही लगा सकते क्योंकि एनसीआर का मतलब होता है साइमल्टेनियस सिलेक्शन। तो ध्यान रखेंगे तो एनसीआर का फॉर्मूला सिर्फ लगता है एक तो अनऑर्डर्ड में और विदाउट रिप्लेसमेंट में, इन दोनों में ही लगता है, ध्यान रखेंगे। ओके,
क्योंकि वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है। तो कई बार लिखा होता है कि दे आर सेलेक्टेड वन आफ्टर अनदर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली वर्ड यूज करते हैं, उसका भी मतलब यही होता है। इसमें एनसीआर लगता है। और अगर सपोज क्वेश्चन में लिखा होता विद रिप्लेसमेंट, तो इफ द क्वेश्चन इज ऑफ विद रिप्लेसमेंट यू कैन नेवर यूज एनसीआर फॉर्मूला। अब यहाँ पे जब एक ही ऑर्डर फिक्स कर दिया है तो पहले अपने को पता है एनसीआर तो लगा नहीं सकते, तो अपन बेसिक तरीके से करेंगे। पहला अपन ने निकाला सिल्वर कॉइन, सिल्वर कितने हैं 7, तो इसमें पहले मैं बात कर रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट की। तो सिल्वर अगर अपन ने पहला निकाला तो 7 आउट ऑफ 10, तो यहाँ पे मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, हो सकता है क्वेश्चन हो विद रिप्लेसमेंट का, तो विद रिप्लेसमेंट में तो अपने को पता है अपन वैसे भी यूज नहीं कर सकते, जनरली क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, नहीं लिखा हुआ तो वी ऑलवेज कंसीडर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर सपोज विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता, हम बोलते पहले वाले केस में आंसर आता 7/10 बिकॉज 7 आउट ऑफ 10 आर देयर। अब अपना सेकंड हो गया है कॉपर, तो कॉपर का सॉरी सेकंड है अपना फिर से सिल्वर, तो अब 6 सिल्वर कॉइन्स रह गए हैं आउट ऑफ 9, तो 6/9। फिर अपना कॉपर कितने हैं 3 आउट ऑफ 8, क्योंकि एक और निकाल लिया अपन ने, फिर आ जाएगा 2 आउट ऑफ 7। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर सपोज लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, बॉटम में 10 ही आएगा और ऊपर भी क्या आएगा, यहाँ पे 7/10 आएगा। सेकंड सिल्वर जो है विद रिप्लेसमेंट है, तो वापस आपने सिल्वर पुट कर दिया, तो ये 7/10 फिर से आएगा, फिर ये 3/10 आएगा और ये 3/10 आएगा फिर से। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, दिस इज विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में तो वैसे भी अपन एनसीआर लगा ही नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा इवेंट ए। अब अपन बात करते हैं इवेंट बी। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इवेंट बी की, तो इवेंट बी क्या है, ऑल आर सिल्वर कॉइन्स जो आपने निकाला, सारे के सारे सिल्वर है, मतलब पहला भी सिल्वर है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। अगर चारों के चारों सिल्वर हैं तो इसको आप ऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं या अनऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं। देखो ऑर्डर और अनऑर्डर्ड में फर्क ये होता है कि जब मैं बात करता हूं SSCC, तो अगर आप इसको रीअरेंज करके एक नया ऑर्डर बना सकते हैं तो ये ऑर्डर्ड ही है, क्योंकि इसी ऑर्डर में उसने पूछा है। अगर वो बोल देता जैसे पार्ट सी लिखा हुआ, पार्ट सी में लिखा हुआ है 2 सिल्वर कॉइन्स 2 कॉपर कॉइन्स इन एनी ऑर्डर, तो इवेंट सी की अगर मैं बात करता हूं, इवेंट सी में क्या आएगा, इवेंट सी बोलता है सिल्वर सिल्वर कॉपर कॉपर एनी ऑर्डर, तो ये अनऑर्डर्ड है। तो अनऑर्डर्ड की अगर मैं बात करता हूं, तो अनऑर्डर्ड है सिल्वर सिल्वर कॉपर कॉपर, इट मींस इट कि यहाँ पे इसके सारे अरेंजमेंट आपको लेने पड़ेंगे। SSCC भी हो सकता है, SCSS भी हो सकता है, CCSS भी हो सकता है, तो ये जितने भी अरेंजमेंट होंगे, तो ऐसे कितने केस होंगे, ये आपके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सैंपल स्पेस में अगर आप देखेंगे तो टोटल इतने मिला के 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो टोटल 6 केसेस आएंगे। मतलब सैंपल स्पेस में देखेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसमें से 6 एलिमेंट्स यही वाले होंगे और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि आगे पीछे ही किया है, कोई फर्क नहीं आने वाला है, वही आएगा। तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब भी अनऑर्डर्ड है यू कैन यूज एनसीआर फॉर्मूला। पहला तरीका तो एनसीआर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। एनसीआर का फॉर्मूला बोलता है, यहाँ पे अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी अपन सी की लिख सकते हैं। 2 सिल्वर चाहिए, कितने सिल्वर है 7, तो आई कैन राइट 7C2। वी हैव टू टेक आउट 2 कॉपर, तो आई कैन राइट 3C2 और नीचे आई कैन राइट 10C2। मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, इससे जो आंसर आएगा दैट विल टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि ये किसी भी एक ऑर्डर में तो लिखा हुआ नहीं है, तो हम सिंपल सिलेक्शन करके यहाँ पे टोटल ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। दूसरा तरीका ये है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक केस की प्रोबेबिलिटी निकालो। SSC की मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 केस। SSCC मैं निकाल लेता हूँ 1 केस, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से। इसको मैं 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि जितने भी केस आएंगे सैंपल स्पेस में इसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, आप चेक कर सकते हैं वो सेम ही आएगी। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको सबको आप ऐड कर दो 6 टाइम्स, वही आ जाएगा, या उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गए। ऐसे भी कर सकते हो एक ही बात, उससे भी आपका वही आंसर आएगा। ये समझने वाली चीज है। तो इसमें ऑर्डर और अनऑर्डर का फर्क है, इसमें अगर अपन देखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये तो आपको निकालनी पड़ेगी, इसमें चारों अगर ये है तो इसको आप ऑर्डर्ड भी मान सकते हो, इसको आप अनऑर्डर्ड भी मान सकते हो। ऑर्डर मान सकते हो मतलब आप इसको ये भी मान सकते हो कि ये एक फिक्स ऑर्डर में है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अरेंजमेंट से और कोई केस तो बनने वाला नहीं है। और इसको आप अनऑर्डर्ड की तरह ट्रीट करके भी आंसर निकाल सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको ऑर्डर्ड की तरह ट्रीट करता हूँ सिल्वर 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 सिल्वर, तो पहली बार डिपेंड करेगा विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। तो अगर मैं ऑर्डर्ड की तरह इसको ट्रीट करता हूँ तो मैं इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूँ, ये फिक्स्ड ऑर्डर में है भैया, फिक्स्ड ऑर्डर में है। तो अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट का केस ले रहा हूँ तो आई कैन टेक इट एज 7/10 6/9 नहीं सॉरी 7/10 6/9, सिल्वर ही निकाले ना सारे, फिर आ जाएगा 5/8, फिर अपना आ जाएगा 4/7। और अगर मैं इसको अनऑर्डर्ड की तरह ट्रीट करता हूं तो आई कैन सॉल्व इट यूजिंग यूजिंग व्हाट, यूजिंग एनसीआर फॉर्मूला। तो अनऑर्डर्ड के हिसाब से करेंगे तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं।
अपने को 4 सिल्वर चाहिए 7 में से, तो आई कैन राइट इट एज 7c4 ऊपर, और नीचे आई कैन राइट 10c4, उससे भी वही आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एनसीआर का फॉर्मूला कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, और इस तरह से भी अपन कैसे कर सकते हैं, ये क्योंकि बेसिक है, इसका यूज आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब अपन यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेन डायग्राम में इनइक्वालिटी। ये क्वेश्चन भी काफी कॉमन हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। वेन डायग्राम पे इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वेन डायग्राम या तो 2 इवेंट्स का होता है या 3 इवेंट्स का होता है, डिफाइंड इन ए सैंपल स्पेस। तो अब देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने इनइक्वालिटी बेस्ड पहला क्वेश्चन देखा है जिसमें 2 सेट्स को यूज किया है या 2 इवेंट्स को यूज किया है। इवन वेन डायग्राम को यूज करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और मैं आपको बताऊंगा वेन डायग्राम से आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ वेन डायग्राम, तो भी आप वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। ये भी वेन डायग्राम का काफी इंपॉर्टेंट यूज है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/3। तो हमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी में बनानी है इनइक्वालिटी। तो ये 2 इवेंट्स का सैंपल स्पेस है ए एंड बी, जिसमें 4 रीजन होते हैं ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी, ए एंड नॉट बी, बी एंड नॉट ए, ये सबको आपको आइडिया होगा। अब यहाँ पे हम वेन डायग्राम के जब 2 इवेंट्स होती है इसके पॉसिबल केसेस डिफाइन करते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी बेस्ड है तो आपको ये 4 केसेस अगर समझ में आएंगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पहला केस है जब इसमें आपस में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है। ये जो 2 इवेंट्स हमने इस सैंपल स्पेस में डिफाइन करे, ये जनरल केस है जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूं, फिर मैं और इंटरसेक्शन ले रहा हूं, फिर मैं लास्ट केस ले रहा हूं जब एक दूसरे के अंदर है। तो अब यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम केसेस हैं, केस 1 एंड केस 4, अगर मैं इसको केस 1 बोल देता हूं, और जो लास्ट वाला केस है केस 4, ये जो 2 केसेस है इसी से अपन यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज इनइक्वालिटीज। अगर हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो ये 2 केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, केस 1 एंड केस 4। तो हम केस 1 और केस 4 को ही जनरली डिस्कस करते हैं। केस 1 एक ऐसा केस है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे ये डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो 2 इवेंट्स के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। 2 इवेंट्स के लिए क्या होता है, ए और बी के लिए आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी का वेन डायग्राम में एक फॉर्मूला होता है। आप उस फॉर्मूले से भी इस चीज को लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इनइक्वालिटी उससे भी बना सकते हैं, मैं डायग्राम से भी इसको समझने की कोशिश करता हूं। तो इसका फॉर्मूला अपने को पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ केस 1 की, जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे इससे देखें तो इसके हिसाब से अपन देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू होगी मिनिमम, क्योंकि ये दोनों फिक्स हो गए, जब ये मिनिमम होगा। तो जब ये मिनिमम होगा तो ये अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। तो इससे अपन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कब होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन पोर्शन। ए और बी का कॉमन पोर्शन तब हो सकता है मिनिमम जब वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, दैट इज द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या है, 0 है। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0 है तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये अपने को यहाँ पे इससे भी कंफर्म हो रहा है और इससे भी कंफर्म हो रहा है फॉर्मूले से। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये अपन बोल सकते हैं। अब अपने को हमेशा बस एक ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू पी ए प्लस पीबी तो हो सकती है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे आप पी ए और पीबी को ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा, पी ए प्लस पीबी कितना आएगा, दैट इज 1/2 प्लस 2/3, 1/2 इज 0.5, 2/3 इज 0.66। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू 1 को क्रॉस कर जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू पी ए प्लस पीबी होगी मैक्सिमम, बट जो मैक्सिमम है वो 1 को क्रॉस नहीं कर सकती। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से कम ही होनी चाहिए। ये भी अपने को ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। तो अगर मैं यहां पे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हम बोल सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि पी ए प्लस बीबी 1 को क्रॉस कर रहा है। तो इसके केस में 1 को क्रॉस कर रहा है तो अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं 1। और जब ये मैक्सिमम होगा तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम का मतलब ये वाला पार्ट। तो इससे आप ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमा और ए यूनियन बी का मैक्सिमा डिफाइन कर सकते हैं केस 1 से, दिस वन। तो मैक्सिमम पी ए प्लस पीबी लिख सकते हैं इफ पी ए प्लस पीबी इज नॉट ग्रेटर देन 1। इफ पी ए प्लस पीबी इज ग्रेटर देन 1 द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज 1। अब अगर केस 4 की बात करता हूं तो केस 4 में क्या है, केस 4 को अगर आप नोटिस करेंगे तो केस 4 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है और ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो अगर मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है अपना, हम लिख सकते हैं विच इज नथिंग बट, अगर ए और बी है और ये बी बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है सपोज, तो अगर ऐसा डायग्राम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपन लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू पीबी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो वो क्या आएगा, पी ए। अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये मैक्सिमम है इस केस में,
मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि देखो अगर आप इसमें कॉमन लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे तो ये कॉमन पोर्शन सबसे बड़ा कब आएगा? ये कॉमन पोर्शन तब आएगा बड़ा जो स्मॉलर वाला है ए, इट विल गो इनसाइड द बिगर वन। जैसे ही स्मॉल वाला बिगर के अंदर आ जाएगा उससे ज्यादा इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो ए इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पी ए आ रही है, जैसे अपने को इसका डायग्राम में दिखता है। इसको इन जनरली अपन लिखते हैं दिस मैक्सिमम वैल्यू इज मिनिमम ऑफ पी ए एंड टीबी, दोनों में से जो छोटी वैल्यू है दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, ये क्या हो सकता है, दिस विल बी मिनिमम ऑफ पी ए एंड पीबी, ये अपन बोल सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम है। और अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम है तो इसके केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ए यूनियन बी का अगर आपको मिनिमम डिफाइन करना है, मैक्सिमम तो अपन ने बोल दिया वन, और ये वाला जो केस है ये ए यूनियन बी का क्या है, मिनिमम है। तो अगर आपको ए यूनियन बी का मिनिमम डिफाइन करना है तो आप क्या डिफाइन करेंगे, इसका मैक्सिमम डिफाइन करेंगे। और इसका मैक्सिमम हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, उससे जो भी आंसर आएगा वो यहां अगर आप पुट करेंगे तो उससे आपको इसका मिनिमम मिल जाएगा। और बस ये ध्यान रखना है जो भी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो से बड़ी नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपको बेसिक इनइक्वालिटी हमेशा लगानी होती है। तो ये सब तो आपको लगाना ही है। इसके अलावा कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी की अपन बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, ये आपको हमेशा लगाना है कंडीशन। और प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू वन, इससे ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है ये कंडीशन आप हमेशा लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा इससे आप हमेशा आंसर्स एलिमिनेट कर सकते हैं या इनइक्वालिटी बना सकते हैं। ये और टू वेन डायग्राम के केस में मैंने कैसे बताया केसेस, दीज आर द केसेस यू कैन मेक एंड सॉल्व। अब अगर अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ए यूनियन बी की अगर हम बात करेंगे तो ए यूनियन बी का फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी का मिनिमम कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम होगा। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमा इज मिनिमम ऑफ पी एंड पीबी, ये आपको इस डायग्राम से समझ आएगा। तो पी और पीबी का मिनिमम क्या है, 1/2। तो ये वैल्यू अपने को पता ही लगी, दिस इज नथिंग बट 1/2। ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे अपने को दिख रहा है, ये हो गया 1/2। और ए यूनियन बी का मैक्सिमम अपने को पता है 1, तो इससे ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम आएगा। तो अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम इज 1, तो इससे अगर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपको मिलेगा मिनिमा। मिनिमा कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमा आएगा, ए यूनियन बी को 1 पुट कर देंगे तो 2/3 प्लस 1/3 माइनस 1, टू नहीं सॉरी 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1, ये आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी 1/6। तो ये जो वैल्यू है ये अपन ने निकाली, ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम, देखो ये वैल्यू अपन ने निकाली 1/2 अपन ने निकाली, ये वैल्यू 2/3 से बड़ा है तो अब अपने को इसका मिनिमम चाहिए। तो अब अपने को ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम पता है, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो अगर अपने को इसका मैक्सिमम पता है तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी का मिनिमम निकाल सकते हैं। तो इससे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम निकाल सकते हैं, क्या होगा, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अब आप ये देख ही दो, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1/2 तो 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/2, तो ये यहाँ पे माइनस 1/2 तो ये कितना आएगा 2/3। इस तरह से अपन ये इक्वालिटी बना सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये दो जो फर्स्ट और फोर्थ केस है दीज आर इंपॉर्टेंट, इससे अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी, तो इन बाकी केसेस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बाकी केसेस होते हैं जितने भी, उसमें आपको ये ध्यान रखना है ये जो फॉर्मूला है अगर मैं इसमें एक इवेंट को ए और बी के ऊपर अगर मैं बार लगा देता हूं फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अगर मैं सपोज बोल देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी, देन यू कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम कहीं पे भी बार लगाएंगे फॉर्मूले में चेंज नहीं आता, ध्यान रखिए। इफ यू अप्लाई कॉम्प्लीमेंट एनीवेयर यू कैन राइट द सेम फॉर्मूला अगेन लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वेन डायग्राम का सेम रहता है, एक पे आप बार लगाओ या दोनों पे बार लगाओ फॉर्मूला रिमेन सेम। इसके अलावा ये जो रीजन है वेन डायग्राम में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी बार विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो वैल्यू लिखी है दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो अब अपन यहां से अगर अपने को इसकी निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को पता है कितनी है 1/2, तो आएगा 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आपको इसको चाहिए ये किससे छोटा होगा, मतलब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो कब होगी, जब मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी, और प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 1/6। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू अपने को पता है 1/2, तो यहाँ से 1/2 माइनस 1/6 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3, ये अपने आप आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मेरे को ए बार इंटरसेक्शन बी है, तो हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखेंगे वेन डायग्राम से भी, ए बार इंटरसेक्शन बी इज दिस वन, सो दिस विल बिकम प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मेरे को यहाँ पे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी है, इसके केस में मेरे को ए इंटरसेक्शन बी की एक बार मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और एक बार मिनिमम, उसी से अपने को वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो एक बार इसको अपन मैक्सिमम पुट करेंगे और एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू। प्रॉपर्टी ऑफ बी तो अपना फिक्स है, कितना है 2/3। तो 2/3 में से जब इसकी बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बार इंटरसेक्शन बी की छोटी वैल्यू आएगी, और 2/3 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यू विल गेट इट्स द लार्जेस्ट वैल्यू। तो वो आपको यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मिल जाएगी। इस तरह से फोर्थ पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है दो इवेंट्स को लेके, एंड इफ यू हैव टू डिफाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यू कैन इजीली यूज दिस वेन डायग्राम। ये 4 केसेस में केस 1 एंड केस 4, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस इट कैन कम इन आईआईटी एग्जाम। अब अपन यहाँ पे देखते हैं 3 इवेंट्स के केस में। तो 3 इवेंट्स के केस में हम एबीसी डिफाइन करते हैं। एक अपने को फॉर्मूला पता होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आइदर यू कैन यूज फॉर्मूला और यू कैन यूज द वेन डायग्राम आल्सो टू सॉल्व द क्वेश्चन। दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। PA plus PB plus PC minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection, यही होता है अपना फॉर्मूला। हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मैंने ये क्या डिफाइन किए हैं केसेस, एक्चुअली में एग्जाम में इसी तरह से केस आ जाता है। क्वेश्चन में लिखा होता है 3 है इवेंट्स, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका वेन डायग्राम में मतलब क्या है। एग्जैक्टली वन का मतलब होता है ए इज हैपनिंग, बी इज हैपनिंग, सी इज हैपनिंग। ए और बी नहीं हो सकते, ए और सी साथ में नहीं हो सकते, बी और सी साथ में नहीं हो सकते, एक बारी में एक ही हो रहा है। तो ये वाला रीजन ये है, इसको अपन ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस रीजन से करते हैं डिफाइन। तो इसको ना इस तरह से फॉर्मूले से लिखा हुआ है, मैं ये फॉर्मूला जनरली याद नहीं रखता, आप इसको चाहो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं इसको बोल देता हूँ रीजन को, सपोज दिस इज ए बी सी, तो आई हैव टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। एग्जैक्टली वन का ये मतलब ए प्लस बी प्लस, ये अपने को निकालना है। इसका वेन डायग्राम में ये मतलब। तो बिना उसके भी कर सकते हो फॉर्मूले के, इसको एबीसी मान लेंगे एंड सपोज दिस इज डी ई एफ और ये जी है और बाहर वाला आपका एक्स है। सपोज मैंने ये डिफाइन कर दिया। तो अब आप यहाँ पे चेक कर लो प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सिंपली वैल्यू पुट करके देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस जी प्लस ई, और ये हो जाएगा ए, बी की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करोगे, और उसमें यहाँ पे सिंपली आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो राइट साइड का जो पार्ट है ये अपने आप ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन देगा, यू जस्ट हैव टू मेक द इक्वेशन बेस्ड ऑन एबीसी डी एफ। मैं आपको क्वेश्चन भी करके आगे बताऊंगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इफ यू कैन डिफाइन लाइक दिस तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। तीनों को आप ऐड करेंगे तो अपने को पता है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो 3 बार आएगी, जी वाला पार्ट। तो ये अपने को यहाँ पे 3 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसको 3 बार सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं ये सब्ट्रैक्ट करो, ये सब्ट्रैक्ट करो, ये सब्ट्रैक्ट करो, और उसका 2 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे। प्रॉपर्टी ऑफ ए बी सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि अगर आपने इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे ये कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला रीजन, क्योंकि यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, तो 6G हो जाएगा। 6G नहीं करना अपने को, अपने को उसमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो प्लस 3G करना पड़ेगा ताकि ये 3 ही बार सब्ट्रैक्ट हो इस टोटल में से। ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली वन का क्या मतलब होता है। मैं वेन डायग्राम से ही सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे इसी केस में ये डिफाइन किया गया है मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी है। तो देखो अगर एबीसी का एक ही पार्ट अकर हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू अपन क्या बोल सकते हैं, इन जनरल तो अपन ये बोलेंगे इफ एबीसी एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज हैपनिंग, इट मींस ए इज हैपनिंग, बी इज हैपनिंग और सी इज हैपनिंग। तीनों के अलोन होने की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हमने ऐड करी। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम केस है, आप केस ऐसा ले लें, ए को भी सेपरेट ले लें, बी को भी सेपरेट ले लें और सी को भी सेपरेट ले लें, ऐसा कुछ ले लें। हम लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर कि दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मैक्सिमम कब होगा, जब इसमें से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल तीनों को अलग ले लो, तीनों को ऐड कर दो। लेकिन ये चीज हम इसकी मैक्सिमम तभी लिख सकते हैं जब पीए प्लस पीबी प्लस पीसी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर सपोज पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, सिर्फ आप इसको इसकी मैक्सिमम जो है फर्स्ट केस की मैक्सिमम आप लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी इफ ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 होगी। अगर सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें पीए प्लस पीबी प्लस पीसी क्या है,
ग्रेटर देन 1 हो गया। तो अब अपन यहाँ पे 3 वेन डायग्राम मतलब 3 इवेंट्स के केस में मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। तो उसी को समझने की कोशिश करें अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस तरह का क्वेश्चन वैसे अभी तक आया नहीं, किस तरह का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा वो मैं भी आपको बताऊंगा, बट ऐसे भी आ सकता है। यू शुड बी एबल टू एनालाइज दिस। तो इसका एक्सट्रीम केस ये होगा जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दैट केस आइदर ऑफ ए और बी और सी हैपनिंग, दैट इज सिंपली एडिशन ऑफ दिस। बट ये चीज तभी ट्रू होगी जब ये लेस देन इक्वल टू 1 हो। अगर ये सपोज ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी तो अपने को इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट वी विल सब्ट्रैक्ट, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सम 1 से बड़ा हो गया तो ए और बी में भी इंटरसेक्शन आ सकता है, ए और सी में भी आ सकता है, और बी और सी में भी आ सकता है। तो उसके केस में हो सकता है इस तरह की आपको ये वैल्यूज दी हुई होंगी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए डिफाइंड है, तो आप ये बोलते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी अगर करने का ये केस हम ले सकते हैं। जब ए और बी में जो कॉमन है वो हटा दो, बी और सी में से कॉमन हटा दो, सी और ए में से भी कॉमन वाला पार्ट है वो आप हटा दो। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसमें से आपका क्या बच जाएगा, दैट इज दिस पार्ट, ए बी और सी, ये वाला पार्ट, ओनली ए बी और सी हैपनिंग, वो वाला पार्ट आप ले सकते हैं। और अगर आप यहां से इसको देखेंगे तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये देखो -2 है, -2 है, -2, इसके दो टुकड़े कर दो, माइनस पी ए एंड डी, माइनस पी बी एंड सी, माइनस पी सी एंड ए। अगर आप यहाँ ये कर देते हैं तो इतना वाला जो पार्ट है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचेगा वो बचेगा माइनस पी एंड डी, माइनस पी बी एंड सी, माइनस पी सी एंड ए, और यहाँ बचेगा +3 टाइम्स। तो बेसिकली ये वाला जो केस है जब इसके लिए लिखा हुआ है ये मैक्सिमम, उसके केस में क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है माइनस पी ए एंड बी, पी बी एंड सी, माइनस पी सी एंड ए क्या है, 0 के बराबर है, वो वाला केस है। तो अगर मैं ये इसके मैक्सिमम की बात करता हूं तो इसके मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये कब हो रहा है, इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 टाइम्स इज इक्वल टू पी ए एंड बी, पी बी एंड सी एंड पी सी एंड ए, ये इसके बराबर होगा, तभी तो होगा ये। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, बट इस तरह से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना समझना मुश्किल है। सेकंड पार्ट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग, ये और ये। अब उसने इसका इस तरह से फॉर्मूला लिख दिया, पी ए एंड बी, पी बी एंड सी, पी सी एंड ए। उसमें से अब ये वाला पार्ट 3 बार आएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका फॉर्मूला लिखना भी इजी है और इसको समझना भी इजी है कि इसकी अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो क्या होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स मैक्सिमम, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये मिनिमम होगा। ये कब मिनिमम होगा, ये अपने को पता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये जैसे ही 0 करेंगे तो उसके केस में ये मैक्सिमम आ जाएगा, तो इससे अपन इसका मैक्सिमम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये वाला इजी है समझने में। नेक्स्ट जो सबसे फेवरेट है आईआईटी में जो आया है, दैट इज एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन इज वेरी कॉमन केस, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आता है, वेन डायग्राम में भी आता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी होता है। तो एटलीस्ट वन का मतलब ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसका अपन फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला। तो एटलीस्ट वन ऑफ 3 इवेंट्स हैपनिंग का मतलब है ए बी और सी का यूनियन। तो यूनियन का मैक्सिमम हो सकता है जब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर ही होगा, तभी आप इसकी केस में मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है जब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये 0 हो जाएगा। और ये कंडीशन अपन ने जस्ट पहले भी लिखी थी। या ये वो वाला केस हो गया जब तीनों के तीनों क्या है, सेपरेटेड है। हमेशा बस ये ध्यान रखना है जब भी आप कंडीशन लगाएंगे सेपरेटेड का केस आप ले सकते हैं, फिर तीनों का सम जो है 1 से बड़ा नहीं है। 1 से बड़ा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो उसके केस में कुछ इंटरसेक्शन का पोर्शन रहेगा ही रहेगा, तो वो वहां पे अपने को चेक करना पड़ेगा, बट मोस्टली वैसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। लास्ट है ये, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर हैपनिंग, तो ये प्लस ये प्लस ये, तो ये हो गया ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, तीनों का एडिशन। अब इसमें से अगर अपन 3 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला पोर्शन तो सिर्फ आ जाएगा एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर हैपनिंग, दिस दिस और दिस। और अगर मैं इसमें से 2 टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक पोर्शन अभी भी रह जाएगा जो तीनों में आ रहा है, तो वो बच जाएगा आपका ये पोर्शन, ये जो हाईलाइटेड रीजन है। ऐसे अपन इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे देखो क्वेश्चन 96 का, इसमें से वही केस है, एटलीस्ट वन ऑफ 3 इवेंट्स ए बी सी हैपनिंग। तो इसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ 2 इवेंट्स बी और सी अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस रीजन को लिख लेता हूँ, सपोज दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7। तो जो बाउंड्री है उसी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। 4 अपना इतना ही रीजन है, 5 इतना ही है, 6 इतना ही, लास्ट में बाहर वाला है 8। जब यहाँ पे ये बात कर रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी अकर्स, एग्जैक्टली का मतलब होता है या तो ए ही अकर करेगा या बी ही अकर करेगा, सी पे कोई कंडीशन नहीं। तो एक बारी के लिए सी को भूल जाओ, सिर्फ इसी पे फोकस करो, ए और बी। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब है या तो ए होना चाहिए या बी। ए होने का मतलब है 1 और 5, बी होने का मतलब है 2 और 6। तो ये वाला जो है वेन डायग्राम के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो ये 1 5
2 और 6, 1 5 नहीं लिखते, एबीसी लिख लेते हैं, वो बेटर रहेगा क्योंकि मैं इक्वेशन एबीसी में लिखता हूँ। 1 2 तो कब तक लिखते रहेंगे, एबीसी डी ई एफ, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। तो ये वाला जो रीजन है, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रीजन ए बी ई एफ या ए ई डी एफ। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू अपनी टी के बराबर, तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू टी। फिर लिखा हुआ एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट्स बी और सी अगर, तो बी और सी के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो ये रहा बी और सी, तो ए को भूल जाओ, तो बी होना चाहिए या सी, तो बी प्लस डी और ई प्लस सी, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी प्लस डी प्लस ई प्लस सी, ये भी वैल्यू क्या है पी के बराबर, क्योंकि सब कुछ पी दिया है। फिर तीसरा लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और सी अकर्स, ए और सी में से एग्जैक्टली वन, ए और सी पे फोकस करेंगे, बी हटा देंगे, ए प्लस डी और ई सी प्लस है, ये अपने को दिया हुआ है पी। फिर लिखा हुआ है ऑल थ्री अकरिंग साइमल्टेनियसली, तो अपने को एक्स अलग से दिया हुआ है, व्हाट इज योर एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ थ्री इवेंट्स हैपनिंग, तो अपने को यहाँ पे ये निकाल। अब एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, इन सबका एडिशन, तो अपने को जो इवेलुएट करना है दैट इज दिस वन, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ प्लस एक्स, ये निकालना है अपने को, ये अपना क्वेश्चन। इस तरह से चार इक्वेशन बन गई और एक हमें इक्वेशन में आंसर निकालना। वेरिएबल के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारे वेरिएबल, कितने हैं, 3 6 7 वेरिएबल्स, इक्वेशन 4 ही है, 4 इक्वेशन 7 वेरिएबल, यू कैन नॉट सॉल्व। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, डायरेक्टली जनरेट होगा, एंड दिस इज नथिंग बट एडिशन। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे इक्वेशन 1 2 और 3, इसमें देखो एक्स की वैल्यू तो अपने को पता है, दिस इज टी स्क्वायर, तो अगर मैं 1 2 3 को ऐड करूंगा तो मुझे दिखेगा 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी 2 टाइम्स डी 2 टाइम्स ई 2 टाइम्स एफ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपको दिखेगा कि अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो डायरेक्टली ये जो दूसरी वैल्यू है अपने आप जनरेट हो रही है, वो क्या आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये डायरेक्ट आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3p। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से डायरेक्ट आ रही है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 3p/2, और ये वैल्यू अपन डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया एटलीस्ट वन का, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले में क्या है, ये चीज समझनी मुश्किल होती है क्योंकि ए एंड बी बी एंड सी हमने को वैसे लिखना होता है। इन जनरल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह से लिखा है तो आप ऐसे रीजन्स को ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड ऐसे डिफाइन करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर लिखा जाए फॉर्मूले से तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब क्या होता है, ए होगा बी होगा, ए एंड बी नहीं होगा, इसका यही मतलब होता है। तो उसको अपन वेन डायग्राम के हिसाब से फॉर्मूले से लिखें तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन उसमें से 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी हटाएंगे क्योंकि इसमें भी ए इंटरसेक्शन भी आएगा, इसमें से भी आएगा, वी हैव टू रिमूव दैट, वी डोंट वांट दैट पार्ट, इसका ये मतलब होता है फॉर्मूले से। दूसरा जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, तीसरा जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, और अपने को ये दिया। तो अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो फॉर्मूले में जो अपने को निकालना है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। If you do it by formula, you will also get the same answer. This is PA plus PB plus PC minus probability of A intersection B, B intersection C, and C intersection A. And what is the next last value? That is plus probability of A intersection B intersection C. तो ये वाली वैल्यू अपने को पता है, दैट इज पी स्क्वायर, और ये जो सम है अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, सपोज को 4 5 6 बोल देता हूँ, इफ यू ऐड 4 5 6, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका ये 4 5 6 से आ जाएगा, दिस विल बी 4 प्लस 5 प्लस 6/2। करना आपको वही है, इक्वेशन ऐसी बनेगी, कैलकुलेशन वैसे ही होगी, बट ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ABCDEF में कम लिखना पड़ रहा है, समझना भी इजी है। तो ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक इनइक्वालिटी 3 वेन डायग्राम में कैसे बन सकती है वो मैंने आपको बता दी, वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आते, बट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है एग्जाम, जैसे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 2 वेन डायग्राम के केस में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, 3 वेन डायग्राम में क्वेश्चन आएगा, इट कुड बी ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, या फिर ऐसा सिंपल भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब अपन ने जो डायग्राम्स के केसेस देखे 4 इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है मैक्सिमम वैल्यू वो अपन ध्यान रखेंगे। बेसिक हमेशा अपने को पता आना चाहिए कि ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर 3 का दिया हुआ है तो अपन ने ये बना लिया, हमें रेंज निकालनी है बी एंड सी की। रेंज का मतलब है बी एंड सी का, आपको इसमें इनइक्वालिटी बनानी, इसका ये मतलब, इसका मतलब इसमें इनइक्वालिटी बनानी, इसका ये मतलब। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या काफी सारी वैल्यूज आपको दी गई, तो मैं फॉर्मूले को यूज करना ज्यादा बेटर समझता हूं, अगर आप डायग्राम में मार्क करेंगे उससे भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि फॉर्मूले से रिलेटेड सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट दी हुई हैं। तो मैं वैल्यू देखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6, 0.4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.5, फिर ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ, तो इससे रिलेटेड अपने को ए यूनियन बी दिया हुआ 0.8, तो उसको मैंने अलग से लिख लिया।
बी एंड सी अपने को दिया हुआ नहीं है, बी एंड सी पे तो इनइक्वालिटी बनानी, तो ये जो वैल्यू है ये तो अपने को फाइंड करनी, इसी पे तो इनइक्वालिटी अपने को फाइंड करनी। और जो नेक्स्ट है अपना वो है सी इंटरसेक्शन ए, वो दिया हुआ है 0.3 और ये भी दिया हुआ है 0.2, और ये वैल्यू जो सम है प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये अपने को दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। ये जो पूरी इनइक्वालिटी है यहाँ पे ये इससे 0.85 से इक्वल टू बड़ा है, और ये अपने को निकालना है, तो इसको मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ x। तो अपना ये, अब अगर अपने को ये निकालना है तो अगर अपने को कैसे भी a एंड b पता लग जाए तो अपना x में इक्वालिटी बन जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को यूज करके a एंड b निकालें। a यूनियन b का फॉर्मूला अपने को पता है, pa प्लस pb माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b। अब a और b की प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, a कितना है आपका, दैट इज 0.6, तो हम यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे 0.6 और ये वैल्यू अपने को पता है 0.4, 0.6 प्लस 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0.8। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, वैल्यू कितनी आएगी 0.2। अब ये जो वैल्यू आ गई आपकी, आप यहाँ पुट कर देंगे तो पूरी इनइक्वालिटी में आप नोटिस करेंगे x को छोड़ के सब पता है, तो उससे आपको रेंज ऑफ b एंड c मिल जाएगी। जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, तो अगर यहाँ पे आ जाता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0.2 तो अपन बोलते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डेफिनेटली। और अगर यहाँ पे अपने यहाँ आ जाता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 तो हम बोलते हैं गलत, x इज इक्वल टू 1.5 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो अपन बोलते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो उस तरह से आप मैक्सिमम हमेशा बोल सकते हो 1 से बड़ा नहीं होगा, मिनिमम हमेशा बोल सकते हो 0 से छोटा नहीं होगा। वो इनडायरेक्ट अपने को वो चीज तो पता ही है, पर जो बाकी रेंज आनी है अपने आप इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज हाउ कैन वी डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मेरे को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। तो देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे आर नॉट सेम थिंग। पहली चीज तो ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो हमेशा जनरली एक सैंपल स्पेस की दो इवेंट्स को डिफाइन किया जाता है, दिस इज द केस। तो एक सैंपल स्पेस की दो इवेंट्स को हम जब जनरली डिफाइन करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये इस तरह से होती है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ एक सैंपल स्पेस है उसमें दो इवेंट्स आपने देखी, यहाँ भी एक सैंपल स्पेस है उसमें दो इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स सेम सैंपल स्पेस की हो सकती है या नहीं हो सकती। अब इसमें क्या होता है कि ये जनरली ये डिफरेंट सैंपल स्पेसेस की होती है जनरली, बट हो सकता है सेम सैंपल स्पेस की। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज नॉट ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यू कैन एक्चुअली डिफाइन द इवेंट्स। दिस इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हो सकता है दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, तो हम ये बोलते हैं कि सपोज हमने कॉइन का टॉस किया, तो एक हमने किया कॉइन का टॉस, देयर इज ए रैंडमनेस, इट कैन कम हेड और टेल। फिर मैंने बोला कि मैंने चेयर्स का सिलेक्शन किया, उसके बाद में मैंने ये किया, तो चेयर्स का सिलेक्शन किया या टीवी का सिलेक्शन किया, तो दैट इज ऑल्सो रैंडमनेस। तो ये दो इवेंट्स। अब कॉइन की टॉस का चेयर्स के सिलेक्शन से देयर इज नो रिलेशन, देयर इज एक्चुअली नो रिलेशन। नो रिलेशन इट मींस चेयर का सिलेक्शन इज ए डिफरेंट थिंग, कॉइन्स का सिलेक्शन इज ए, कॉइन्स का टॉस इज ए डिफरेंट थिंग। इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे दो इवेंट्स डिफाइन करिए। अब दोनों इवेंट्स जो है दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की इवेंट है, इसका सैंपल स्पेस अलग है, इसके सैंपल स्पेस में आउटकम हेड और टेल आएगा, दूसरे के सैंपल स्पेस में आएगा देयर इज सिलेक्शन ऑफ चेयर और टीवी, तो उसमें उसके सैंपल स्पेस के हिसाब से इवेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट। बट अगर मैं बोलता हूं कॉइन का टॉस किया, उसमें दो आउटकम है हेड और टेल, हेड और टेल एक सैंपल स्पेस की अगर दो इवेंट मैं बोल रहा हूं एंड दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ये जो होती है इवेंट्स व्हिच कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, बट मोस्टली वो इवेंट्स क्या होती हैं, एक ही सैंपल स्पेस की दो इवेंट्स होती हैं, तब अपन उसको बोलते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका एक एग्जांपल है टॉसिंग ए कॉइन, हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड इफ आई से इफ आई एम गोइंग दिस डायरेक्शन एंड इफ आई हैव टू मूव लेफ्ट और राइट, तो मूव के ऊपर अपन ने डिफाइन की दो कंडीशन लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट राइट जो है वो मूव का पार्ट, तो लेफ्ट राइट जो है वो एक ही सैंपल स्पेस के दो टुकड़े हैं, बट दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, आइदर आई विल गो टू लेफ्ट आइदर आई विल गो टू राइट। सपोज आई वेंट इनटू ए होटल और वहां पे 5 कमरे थे, सो आई सेलेक्टेड एनी वन रूम, तो सिलेक्शन ऑफ रूम इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हाई, बिकॉज़ सैंपल स्पेस विल डिफाइन 5 रूम्स में से यू हैव टू सेलेक्ट वन रूम। You can select room number 1, you can select room number 2, you can select room number 3, 4 और 5, but if we have to select one room, तो रूम का जो सिलेक्शन है वो एक बारी में एक ही रूम का हो सकता है, तो रूम 1 का सिलेक्शन और रूम 2 का सिलेक्शन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, so it means it is mutually exclusive, but room selection is a part of the same sample space। तो इसमें इसको इंडिपेंडेंस नहीं बोलते हैं, the term used here is mutually exclusive, वो एक्सक्लूसिव है आपस में एक दूसरे के, अगर एक सिलेक्शन होगा तो दूसरा सिलेक्शन नहीं होगा, that is called mutual exclusiveness। independent is not like that, independent is two separate events, two separate experiments। अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो जो है
वो आपस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल होता है, सपोज मी एंड माय फ्रेंड वेंट फॉर ए शूटिंग। तो शूटिंग करने गए, तो वहां पे हम शूट कर रहे हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है, वी आर मार्क, मार्क पे हम शूट कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, फेल्स टू शूट द टारगेट और सक्सेसफुली शूट्स द टारगेट, ऐसे दो केसेस बनाते हैं। तो इफ आई विल गो, तो मैं वहां पे टारगेट शूट भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो वो मेरे जो गन चलाने की है वो है केस, तो वो मेरा सैंपल स्पेस है, आइदर आई विल शूट और आई विल नॉट शूट। तो इफ आई विल शूट और आई विल फेल, इफ आई विल पास और इफ आई विल फेल, तो पास एंड फेल दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट इफ देयर आर टू पीपल, मी एंड माय फ्रेंड, तो मैंने शूट किया, पास एंड फेल, मेरे फ्रेंड ने शूट किया, पास एंड फेल, तो माय फ्रेंड एंड मी, वी आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज एट ए टाइम ओनली आई विल डू, उसके बाद में वो शूट करेगा, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कनेक्ट करना होता है, तो आप बोलते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज एन एक्सपेरिमेंट इज लाइक दिस, कि इफ आई वाज एबल टू शूट द टारगेट एंड राम ऑल्सो शूट्स द टारगेट एंड श्याम ऑल्सो शूट्स द टारगेट, तो हम क्या करेंगे, राम के शूट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, श्याम के शूट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, एंड वी विल जस्ट मल्टीप्लाई। तो ये जो ए एंड बी लिखा हुआ है, दिस इज दिस वन, दिस इज फॉर राम शूटिंग द टारगेट, दिस इज फॉर श्याम शूटिंग द टारगेट, बीच में लगाना है एंड। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है दिस एंड दिस, तो आप प्रोबेबिलिटीज को सेपरेटली मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं इफ दे आर इंडिपेंडेंट। तो आप हमेशा, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें ऐसे डिफाइंड है कि हमने क्या किया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दो कार्ड निकाले एक डेक से, वन आफ्टर अनदर आफ्टर ड्राइंग, ये तो डिपेंडेंट है, सॉरी, टॉसिंग टू कॉइन्स, मैंने पहले कॉइन टॉस किया, फिर से कॉइन टॉस किया, ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पहले जो आउटकम आएगा, दूसरा आउटकम आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों के सैंपल स्पेस अलग अलग बनेंगे, उसका भी हेड टेल अलग बनेगा, इसका भी अलग टेल अलग बनेगा। तो इससे जो प्रोबेबिलिटी आएगी और इससे जो प्रोबेबिलिटी आएगी, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें भी पहले बताया था, दो सिल्वर कॉइन फॉलोड बाय टू कॉपर कॉइन। इफ आई एम डूइंग इट विद रिप्लेसमेंट इफ आई एम डूइंग, इट मींस पहले हमने जो निकाला उसकी प्रॉपर्टी निकाली, दूसरा निकाला उसकी प्रॉपर्टी निकाली, तीसरा निकाला उसकी प्रॉपर्टी निकाली, यू जस्ट मल्टीप्लाइड इट। दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स की ए एंड बी की प्रॉपर्टी क्या होगी, सबका सेपरेट मल्टीप्लिकेशन। बट इफ ए एंड बी आर द पार्ट ऑफ सेम सैंपल स्पेस और उसमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, तो ए एंड बी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये एक सैंपल स्पेस के दो अलग अलग टुकड़े हैं जो साथ में नहीं हो सकते। तो ये दोनों में फर्क होता है। ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यू कैन राइट लाइक दिस इन टर्म ऑफ दिस सिंबल्स। वेन डायग्राम पढ़ा भी इसीलिए जाता है, बिकॉज if you can write any question in terms of these symbols, you can directly find the answer. That is the basic idea क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उससे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। व्हाट इट स्टेट्स, पहली तो डेफिनेशन ही लिखी हुई है। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी बार, ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो। सही बात है, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ शूटिंग। राम एंड श्याम बोथ वेंट टू शूट द टारगेट, राम ने शूट किया, श्याम ने शूट किया, दे इज इंडिपेंडेंट। राम ने शूट नहीं किया, श्याम ने किया, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो दोनों ने शूट नहीं किया, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट, तो दे आर इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से ये हमेशा एक दूसरे के इंडिपेंडेंट ही होंगी। तो अगर मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी, this is nothing but probability of a bar multiplied by probability of b. We can always write this, a bar and b हो या a and b bar हो या a bar and b bar हो, तो बार लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी भी इंडिपेंडेंस रिमेन्स द सेम, इट मेक्स सेंस। और दूसरी चीज ये है कि वैसे हम इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल में इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में थ्योरेटिकली लिख सकता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इवेंट्स नहीं डिफाइन करी उसने सिर्फ वर्ड यूज कर लिया इंडिपेंडेंट। इफ द वर्ड इज यूज इंडिपेंडेंट, इट मींस डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि अगर ए एंड बी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी। अब अपन जो दूसरा वाला है डिपेंडेंट की बात करते हैं, तो डिपेंडेंट में क्या होता है, डिपेंडेंट में जब अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो उसको कैसे लिखा जाता है। तो सपोज देयर आर टू डिपेंडेंट इवेंट्स, जैसे अपन ने पहले देखा था, सिल्वर कॉइन फॉलोड बाय कॉपर कॉइन, बट इन दैट केस हमने जो कॉइन निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट हमने सेकंड निकाला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वन आफ्टर अनदर ड्रॉइंग ऑफ टू किंग्स, वन आफ्टर अनदर मींस विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसके केस में क्या होगा, जो आपने पहला पार्ट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले केस में जो आपने किया, आपने एक किंग निकाला या पहले आपने सिल्वर कॉइन निकाला, निकालने के बाद में जो प्रोबेबिलिटी आई वो आपने लिखी। और जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि वो डिपेंड करता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं b/a, इसको लिखा ऐसे जाता है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, करना तो अपने को मल्टीप्लाई ही है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट की इवेंट पार्ट्स में होगी, पहले हमने किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लाइड बाय दिस, करना मल्टीप्लिकेशन ही है। बट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज दिस वन। तो कभी वो ऐसे लिखते हैं, कभी वो ऐसे लिखते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ए के बाद में जो बी हुआ, बी में क्या है, उसका डिपेंडेंस है, करना यहाँ पे यही है, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई ही करना है। So if any event is experiment
एनी इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज हैपनिंग इन स्टेजेस, पहले स्टेज में हमने कुछ किया, सेकंड स्टेज में कुछ किया, थर्ड स्टेज में कुछ किया, इट्स लाइक पार्ट्स, पहले पार्ट में हमने ऐसा कुछ किया, सेकंड पार्ट में कुछ किया, जैसे पहले था, पहले हमने सिल्वर कॉइन निकाला, फिर से सिल्वर कॉइन निकाला एक और, फिर एक कॉपर कॉइन निकाला, फिर एक कॉपर कॉइन निकाला, सो वी डिड इट इनटू 4 पार्ट्स। तो इंडिविजुअल पार्ट्स की जो प्रोबेबिलिटी आएगी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, बस लिखा ऐसे जाता है, तो इसको आप b/a लिखते हैं, क्योंकि इस तरह के जो सिंबल हैं हम बाद में भी देखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी आते हैं, फिर बेस थ्योरम का जो फार्मूला होता है उसमें भी लिखा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा वो फार्मूले कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी जस्ट सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो यहाँ पे अपन ने ये देख लिया प्रॉपर्टी, ये मैंने बता दी, ये है प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इस फार्मूले को याद रखना, याद रख लो, नहीं तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए अपन लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज नथिंग बट माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन राइट, बिकॉज दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज नथिंग बट दिस वैल्यू, तो इसको अपन शो कैसे कर सकते हैं, तो अपन यहाँ देखते हैं पीबी कॉमन आ जाएगा इसमें से, हम इसको शो कैसे करते हैं, इफ यू राइट दिस एक्सप्रेशन, रीराइट बाय टेकिंग पीबी कॉमन हियर, so I can write it as 1 minus PA, ओके। और ये वाला जो PA है अपन क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, -1 कर लेते हैं और +1 कर लेते हैं, क्योंकि क्या होगा कि अब यहां से जो एक्सप्रेशन जनरेट होगा, देखो PA -1 और ये रहा PA माइनस, ये सेम एक्सप्रेशन जनरेट होता है, तो इसमें से PA -1 पूरे में से हम कॉमन ले लेते हैं, सो व्हाट वी राइट इज दिस वन, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी का एक्सप्रेशन है, PA -1 की जगह 1 माइनस PA कॉमन लेते हैं, तो ये आता है यहाँ पे, ये PB है, ठीक है, तो इसको अगर 1 माइनस पी ए लिखूंगा तो माइनस साइन आएगा, तो पी ए -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा PA -1 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -PB, और प्लस में 1 तो आएगा ही, जो अपन ने लिखा हुआ है ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 PA आ जाएगा, 1 PB विच इज नथिंग बट 1 PA इज PA बार, 1 PB इज PB बार, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 PA बार PB बार, दिस इज जस्ट ए रिजल्ट व्हिच कैन बी यूज्ड इन द एग्जाम। अब अपन देखते हैं इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन अलोंग विद वेन डायग्राम, जैसे ये लिखा A and B are two independent events such that the probability of both A and B occur is 1/8, both occur मतलब A and B, probability that neither of them occur is 3/8। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, इट मींस यू कैन ऑलवेज यूज द कांसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मैं ये प्रॉपर्टी ऑफ A and B को लिख सकता हूं PA मल्टीप्लाइड बाय PB, आई कैन यूज दिस, ये वैल्यू क्या है अपनी 1/8, और मुझे पता है अभी मैंने प्रॉपर्टी देखी थी, अगर A और B इंडिपेंडेंट है, A बार एंड B बार इज आल्सो इंडिपेंडेंट, तो आई कैन यूज द प्रॉपर्टी हियर आल्सो, probability of A bar multiplied by probability of B bar is nothing but 3/8. What is probability of A bar? That is 1 minus probability of A, and here it will become 1 minus probability of B is equal to 3/8. So we have to find the probability of occurrence of A. तो अपने को PA की वैल्यू निकाल, तो अब अपने को सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन करनी, तो अगर अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो what you will get, here you will get 1 minus PA plus PB, प्लस में आ जाएगा PA मल्टीप्लाइड बाय PB is equal to 3/8। अब PA मल्टीप्लाइड बाय PB की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो दिस इज 1/8, तो यहाँ आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/8, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से PA प्लस PB की वैल्यू आ जाएगी, PA प्लस PB क्या आ जाएगा, 3/8 लेफ्ट में आएगा, तो -2/8, -2/8 इज -1/4, +1 हो जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से अपने PA और PB में दो इक्वेशन बन गई, एक को एलिमिनेट कर दो, PB की वैल्यू 3/4 माइनस PA लिख दो, तो PA में इक्वेशन बन जाएगी, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ P, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं, ये है इसमें PA प्लस PB, सो दिस इज सम ऑफ रूट्स ऑफ, और ये है अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसका रूट्स, एक क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक क्या है अपनी, हम x में अगर लिखें क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इज दिस वन, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक है जिसके सम ऑफ रूट्स पता है अपने को 3/4, तो x² माइनस 3/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 1/8, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है अपने PA और PB, तो आप इस क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू निकाल लो, तो जो x की वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट योर PA एंड PB, तो दोनों में से किसी को भी आप PA बोल सकते हो, अगर एक को PA बोलोगे तो दूसरा PB हो जाएगा, तो इस तरह से अपन उसकी वैल्यू इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, तो देखो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पहला वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम बेस्ड था, सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सिस्टम हैज एन ओपन क्लोज स्विचेस S1 S2 S3 as shown, तीन स्विचेस हैं यहाँ पे, द स्विचेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, तो ये स्विच बंद करेंगे, ये स्विच बंद करेंगे, ये स्विच बंद करेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट,
The current will flow from A to B either if S1 is closed or if both S2 S3 are closed. तो करंट कब फ्लो करेगा? करंट का जो फ्लो है वो डिपेंड करेगा कि जब या तो ये बंद होगा, क्योंकि ये बंद होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक आपने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, था करंट विल फ्लो, और द करंट विल फ्लो इफ बोथ ऑफ दीज विल बी क्लोज्ड। तो दो केसेस हैं। तो करंट विल फ्लो की अगर मैं बात करता हूं तो पहला केस है इफ S1 इज क्लोज्ड, सेकंड केस है बोथ S2 एंड S3 आर क्लोज्ड। जब ये दोनों क्लोज होंगे, ये भी बंद होगा, दोनों बंद होंगे तभी सर्किट कंप्लीट होगा। ये ओपन रहेगा तो भी चलेगा, और अगर दोनों के दोनों बंद हो जाते हैं तो भी करंट फ्लो होगा। तो अपने को प्रॉपर्टी लिखनी है सर्किट विल वर्क। सर्किट विल वर्क का मतलब क्या है? सर्किट तब वर्क करेगा इफ S1 विल बी वर्किंग, और S1 भी कर सकता है वर्क, या S2 एंड S3 दोनों के दोनों बंद होने चाहिए, तभी सर्किट वर्क करेगा। तो देखो, एंड और को अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं और इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ऐसे समझने मुश्किल होगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ यू कैन ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, ये होगा और ये होगा, और जो दूसरा है उसको मैंने एंड में लिखा, तो यू कैन यूज वेन डायग्राम फॉर्मूला हियर डायरेक्टली। तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, और का मतलब होता है यूनियन, दिस इज यूनियन, तो सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनियन। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे S2 एंड S3, तो S2 एंड, तो ये अब समझना इजी है। तो ये अभी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, A यूनियन B का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो S1 एंड S2 एंड S3। अब नोटिस करो कौन सी वैल्यू इजीली इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस, ये अपने को दिया हुआ है दीज आर इंडिपेंडेंट। तो अगर अपने को इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट की कंडीशन अपन लगा सकते हैं, क्योंकि देखो एंड है, एंड इंडिपेंडेंट में क्या होता है? अगर एंड होता है 1 2 3 तीनों इंडिपेंडेंट है तो तीनों क्या मल्टीप्लाई कर दो। एंड का मतलब ये S1 एंड S2 एंड S3, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी सिंपली मल्टीप्लाई करनी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो ये वैल्यू अपने को पता है 1/2, तो ये आंसर आएगा 1/2 1/2 1/2, दैट इज 1/2। ये तो आ गया अपना ये वाला पार्ट। अब अपन इसकी बात करें तो ये S2 एंड S3 है, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो नथिंग बट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इसमें भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इसको भी अपन 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 लिख सकते हैं। और S1 अपने को पता है 1/2, तो ये कितना आएगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8, ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखो अपने वेन डायग्राम के सिंबल्स का यूज किया अलोंग विद इंडिपेंडेंस। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन को किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड और की टर्म्स में, यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन, ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अपन यहाँ पे इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं इनफाइनाइट लूप का। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे काफी कॉमन क्वेश्चन बनाया जाता है इनफाइनाइट लूप का, जिसमें एक इनफाइनाइट जीपी फॉर्म होती है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी हम और देखेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज कट बाय ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो 52 कार्ड्स में से ए बी सी ने निकाला है कार्ड। इफ द हार्ट कम्स व्हेन ए कट्स देन ए विंस, द गेम स्टॉप्स व्हेन ए विंस, अदरवाइज द गेम कंटिन्यूज। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन। तो अब हम इसी चीज को समझेंगे, इसका मतलब क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए विंस। अब आप क्या करो, इसमें से जितने भी केसेस होंगे इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं उसको अपन समझते हैं। देखो अगर मेरे सामने 52 कार्ड्स रखे हुए, एक मैं हूं ए, और उसके अलावा मेरे दो दोस्त और हैं जो उसमें से कार्ड निकाल, अगर मुझे जीतना है तो मैं जीतूंगा कब? जब पहला कार्ड मैं ही निकालूं, क्योंकि अगर मैंने पहला कार्ड निकाला और हार्ट आ गया, मैं जीत गया, बाकी दोनों का नंबर आएगा ही नहीं। जीतने का मतलब यही है, मैंने कार्ड निकाला आ गया, लेकिन अगर मैंने मौका दिया बाकी दोनों लोगों को, अगर उनके हार्ट आ गया तो मेरे को मौका मिलेगा ही नहीं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी वैसे ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं मिलेगा। तो मौका जब भी ऐसा होता है जब किसी को जीतना है, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा वहां किससे स्टार्ट करना है, वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद दैट पर्सन जिसको अपने को जिताना है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन एंड द गेम स्टार्ट्स फ्रॉम सी। सी ने सबसे पहले कार्ड निकाला, फिर बी ने निकाला, फिर ए ने, ऐसे भी लिखा हो सकता है। उसके केस में अलग केस होता है। ये जब भी केस है कुछ नहीं लिखा हुआ, जब ए जीतेगा तो विल स्टार्ट की ए ने ही कार्ड निकाला। अब ए कब जीत सकता है, तो इसमें केसेस बनते हैं। केसेस कैसे बनते हैं कि पहला जो कार्ड निकाला वो अपना हार्ट आ गया ए का, और ए जीत गया। फर्स्ट कार्ड के विड्रॉल में ही ए जीत गया, तो अपन बोलते हैं ए कब जीतेगा, जब ए का हार्ट जो है फर्स्ट कार्ड में आ जाए, हार्ट जो अपने को निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ अगर हार्ट आएगा तो ए जीतेगा।
तो हार्ट जो है अगर आपका फर्स्ट कार्ड में ही एक आ जाए तो ए जीत जाएगा, अब बी और सी को मौका ही नहीं मिलेगा। अब अगर सपोज फर्स्ट कार्ड में ए का हार्ट नहीं आया तो उसको अपन ऐसे शो करते हैं हार्ट ए का बार। इसका मतलब मैंने अगर पहला कार्ड निकाला, मेरा हार्ट नहीं आया, तो मैं ये बता रहा हूं आपको केसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैं हो सकता हूं फर्स्ट चांस में जीत जाऊं। अगर मैं फर्स्ट चांस में नहीं जीता तो मैंने पहला कार्ड निकाला, हार्ट नहीं आया, तो मैं फिर सेकंड कार्ड निकालूंगा। सेकंड कार्ड निकाला, मैं नहीं निकालूंगा सॉरी, फिर बी और सी का नंबर आएगा। फिर बी ने निकाला फर्स्ट कार्ड, उसका भी हार्ट नहीं आया, सी ने भी निकाला, उसका भी हार्ट नहीं आया। ध्यान रखना ए को जिताना है, तो बी और सी का हार्ट कभी आ ही नहीं सकता। हम वो ही केसेस लेंगे जिसमें ए जीत रहा है, तो उसके क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं। उसका केस हो सकता है ए ने हार्ट निकाला, उसका हार्ट नहीं आया, बी ने निकाला, उसका भी हार्ट नहीं आया, और सी ने भी निकाला, उसका भी हार्ट नहीं आया। फिर कब जीत सकता है ए, जब वापिस से ए का नंबर आया, उसका हार्ट आ गया, तो तब ए जीत जाएगा। ये अपने को समझ में आ रहा है। तो या तो वो फर्स्ट कार्ड में जीत सकता है या वो फोर्थ कार्ड में जीत सकता है, राइट। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद, या फिर वो कब जीत सकता है, सेवंथ कार्ड में। सेवंथ कार्ड में क्यों, क्योंकि एक बार एबीसी का नंबर आएगा, फिर से एबीसी का नंबर आएगा, और किसी के भी क्या है, वो हार्ट आएगा ही नहीं। ए के भी नहीं आएगा, बी के भी नहीं आएगा, सी के भी नहीं आएगा, और यहाँ पे फिर से ए का नंबर आएगा तो फिर से ए के नहीं आएगा, और फिर से आप देखेंगे तो बी के नहीं आएगा, और फिर से आप देखेंगे तो सी के नहीं आएगा, और फिर से आपका क्या होगा, ए का नंबर आ जाएगा। अब ए के आ गया, तो तब जीत सकता है। तो ऐसे केसेस बन सकते हैं। अब इसमें से कोई सा भी केस हो सकता है, आइदर दिस और दिस और दिस। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, सेवंथ कार्ड के बाद में हो सकता है दैट इज टेंथ कार्ड, कि टेंथ कार्ड जो है उसमें ए जीत जाए। या फिर केस क्या हो सकता है, दैट इज थर्टींथ कार्ड, थर्टींथ कार्ड में ए जीत जाए। ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो इसमें से ये सारे केसेस हो सकते हैं। अब ये जितने भी केसेस होंगे, दीज केसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि नोटिस करो ये साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। ये एक ही सैंपल स्पेस के टुकड़े हैं। सैंपल स्पेस अपना क्या है, ए का जीतना। ए के जीतने में एक टुकड़ा होगा जिसमें फर्स्ट कार्ड में ए जीत गया, दूसरा टुकड़ा होगा जब फोर्थ कार्ड में जीता, हाँ सेवंथ कार्ड में जीता, टेंथ कार्ड में जीता, थर्टींथ कार्ड में जीता। तो ये जो केसेस हैं आपके, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है, इसमें अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को सिर्फ प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हर केस की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा एंड आई विल ऐड। अब हर केस की प्रोबेबिलिटी क्या है वो अपन देख लेते हैं। अब देखो, पहला जो केस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले केस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ए, जो ए की कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी है हार्ट की। दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब ये केसेस टुकड़ों में हो रहा है, पहले इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ। अब एबीसी तीन अलग अलग लोग हैं, तो तीनों इंडिपेंडेंट है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी लूंगा तो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ए बार multiplied by probability of HB bar multiplied by probability of HC bar multiplied by probability of HA। ये मल्टीप्लीकेशन, ये सेकंड केस की प्रॉपर्टी होगी। थर्ड केस की प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एच ए बार एच बी बार एच सी बार, एच ए बार एच बी बार एच सी बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ए। यहाँ पे ये वैल्यू आएगी तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एच ए बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। यू शुड बी क्लियर कि हम यहाँ पे इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस है। तो इसमें देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का भी यूज हो गया, और ये जितने भी हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि ए बी सी क्या है, उसका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। तो ए जो कार्ड निकालेगा, बी जो कार्ड निकालेगा, सी जो कार्ड निकालेगा, उसका आपस में लेना देना नहीं है, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एच बी बार, फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एच सी बार, और लास्ट में यहाँ आ जाएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ए। अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो लिखूंगा तो आई विल ऐड। ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो आई विल जस्ट ऐड हियर द वैल्यूज। यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको ऐड कर देंगे इसके साथ, फिर उसको आगे ऐड कर देंगे 10th में और 13th में। तो अगर आप यहाँ एडिशन देखेंगे तो ये क्या बनेगा, तो एडिशन में अगर आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं किसी एक वैल्यू से डिफाइन कर देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है एच ए बार एच बी बार एच सी बार, इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर से डिफाइन। तो यहाँ आप नोटिस करो, ये स्मॉल आर प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, ये स्मॉल आर फिर से आएगा प्रोडक्ट यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं ये जीपी बनती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, this value will be summation of this, what will be this value, this will be value of the summation of probability of h a bar h a plus r multiplied by probability of h a। देखो फिर से वही आ गया, h a plus r square multiplied by probability of
HA, ये आ जाएगा। और इस तरह से अगर आप नेक्स्ट टर्म भी निकालेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले में उतनी बार वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये नेक्स्ट निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, फिर से वही आना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ऑफ ए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये इनफाइनाइट केसेस हो सकते हैं, सो दिस विल फॉर्म एन इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम आएगा तो ये इनफाइनाइट लूप में चलता है, क्योंकि ये केस में ये नहीं लिखा हुआ कितनी बार निकालना है, एक बार निकालना है, दो बार निकालना है, तीन बार निकालना है, कितनी बार होगा नहीं लिखा हुआ, तो इनफाइनाइट टाइम्स तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके सम की बात करेंगे, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू अपने को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ऑफ ए अपॉन 1 माइनस आर। आर अपना कॉमन रेशियो पता है इन तीनों का प्रोडक्ट। अब आपको इनकी वैल्यूज डिफाइन करनी है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ऑफ ए, मतलब हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी। हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए की, तो टोटल हार्ट्स देख लो कितने हैं। हार्ट्स कितने होते हैं 52 में से 30, तो 13 अपॉन 52, एक हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 4 होगी। और अगर मैं बोलता हूँ आर के हिसाब से, तो आर बोलता है ए का भी हार्ट नहीं आना चाहिए, बी का भी नहीं आना चाहिए, सी का भी नहीं आना चाहिए, तीनों वैल्यू सेम ही होंगी। एच ए बार, एच बी बार और एच सी बार सेम होंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यूज कितनी होगी हार्ट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो अगर मैं आर की बात करूंगा तो आर कितना हो जाएगा 3/4 का क्यूब, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है 1/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का क्यूब। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह से इनफाइनाइट जीपी के सम के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये अपन ध्यान रखेंगे। अब अपन यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसका ऐसा देखते हैं, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले वाला क्वेश्चन समझना इजी था, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं, तीन लोग गेम खेल रहे हैं, तीन लोग कार्ड से ड्रॉ कर रहे हैं, तीन लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं, ऐसे। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड अंटिल ए टोटल ऑफ 5 और 7 इज ऑब्टेन्ड। तो पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या होता है, टू डाइस, इट इज टू डाइस। और अगर आप दो डाइस को रोल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, टोटल 36 आउटकम्स हो सकते हैं, ये अपने को समझ में आता है। ओके, अब अपने को बोला है हमको उसको इतनी बार रोल करना है दोनों को कि 5 पहले आ जाना चाहिए। तो हमें सिर्फ जो इंटरेस्ट है 5 और 7 में इंटरेस्ट है। 5 और 7 जब भी आएगा हमें रुक जाना है, हमें थ्रो नहीं करना, ये लिखा हुआ है। तो कितनी बार भी थ्रो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने एक बार थ्रो किया 5 नहीं आया, दूसरी बार थ्रो किया 5 नहीं आया, तीसरी बार थ्रो किया 5 या 7 में से कुछ नहीं आया। 5 या 7 में से कुछ भी आएगा तो अपने को रुक जाना है। लेकिन अपने को जो प्रॉपर्टी निकालनी है वो ये है कि 5 जो है 7 से पहले आना चाहिए। तो अपन ये बोलेंगे, अपन ने अगर सपोज फर्स्ट टाइम रोल किया और उस फर्स्ट टाइम के रोल में ही 5 आ गए, क्योंकि अपने को 5 और 7 से मतलब है, फर्स्ट टाइम के रोल में 5 आ गए तो हम वहीं रुक जाएंगे। और 5 ही पहले आना चाहिए 7 से, तो 5 में ही अपना इंटरेस्ट है। फिर अपन ने बोला कि अपन ने सेकंड रोल किया, मतलब एक बारी में 5 नहीं आया, पहली बारी में 5 नहीं आया, तो 5 भी नहीं आना चाहिए, 7 भी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए। तो जो सेकंड रोल है उसमें 5 आया, लेकिन फर्स्ट रोल में आपका 5 भी नहीं आना चाहिए और 7 भी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए। तो ये दो रोल हो गए यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। सेकंड रोल में तो 5 आना है, ये अपने को पता है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ केसेस ले रहे हैं कि अगर मैंने दो डाइस को लिया और उसको थ्रो किया, थ्रो करते ही अगर मेरा 5 आ गया तो मैंने गेम वहीं बंद, मैंने देख लिया 5 आ गया। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा फर्स्ट रोल में आए, सेकंड रोल में भी आ सकता है। अगर सेकंड रोल में 5 आएगा, क्योंकि 5 को ही लेके आना है अपने को 7 से पहले, सेकंड में अगर 5 आएगा इसका मतलब फर्स्ट रोल में 5 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। इसी तरह से ये जो गेम है थर्ड रोल में भी खत्म हो सकता है। थर्ड रोल का मतलब क्या है कि फर्स्ट रोल में भी 5 और 7 नहीं आएगा, सेकंड रोल में भी 5 और 7 नहीं आएगा, फिर जो थर्ड रोल है उसमें 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 से अपने को मतलब है। तो ये तीन बार रोलिंग है, ध्यान रखेंगे, ये और ये थर्ड वाला रोल। इस तरह से आप देखेंगे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोल्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक इनफाइनाइट जीपी इस तरह से बनेगी इस क्वेश्चन में। अब अपने को पता है ये सारे के सारे केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को सिंपली हमें ऐड करना है। सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, तो जो मैंने अभी जैसे आपको बताया था प्रॉपर्टीज आप ऐड कैसे कर सकते हैं, तो अपने को पता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये आपस में देखेंगे दे आर इंडिपेंडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट थ्रोस। तो इनकी प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी सारे क्या है इंडिपेंडेंट ही है, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें सम करेंगे तो प्रॉपर्टी का सम क्या आएगा, प्रॉपर्टी का सम आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ 5 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ 5 बार एंड 7 बार मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ 5 प्लस, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, आपको सबकी प्रॉपर्टीज ऐड करनी। फिर यहाँ आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ 5 बार एंड 7 बार का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ 5। तो यहाँ पे अगर आप इसका सम करेंगे तो ये क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए अपना प्रॉपर्टी ऑफ 5 है, आर है 5 बार एंड 7 बार। तो अब आपको ये प्रॉपर्टी ऑफ 5 लिखनी पड़ेगी। तो पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे 5 कब आएगा, तो अब आपको वो अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, व्हाट इज दिस वैल्यू। तो पेयर ऑफ डाइस थ्रो करेंगे 5 आने के केसेस कब होंगे, 5 तब आएगा जब 1 और 4 आ सकता है, 4 और 1 आ सकता है, या फिर कब आ सकता है 2 और 3 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है, 3 और 2 आ सकता है।
या फिर बस ये 4 ही केस होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अपनी 4/36 हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर अपन 5 बार एंड 7 बार की बात करेंगे, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनियन 7 बार, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनियन 7 बार क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनियन 7, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने बार को ले गया तो इंटरसेक्शन को यूनियन कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करेंगे तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटरसेक्शन 7, ऐसे भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने 5 की केस लिए, जैसे आप 7 की केस लो, 7 का केस कब होगा, 3,4 या 4,3 या 2,5 5,2 या 1,6 6,1, और कोई केस हो सकता है, यही 6 केस होंगे। तो 7 की प्रोबेबिलिटी अपने को पता है 6/36, 5 की प्रोबेबिलिटी पता है 4/36, और 5 एंड 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे तो 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पेयर ऑफ डाइस के थ्रो की ही बात कर रहे हैं, एक सिंगल थ्रो की। सिंगल थ्रो में 5 और 7 दोनों तो साथ में आ ही नहीं सकते, तो अपन सिंपली यहाँ क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 0। तो यहाँ पे अगर अपन ये वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो इससे सॉल्व करके आप ये आंसर निकाल सकते हैं। अब सिंपली आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर 2/5। और अगर आप यहाँ पे इस तरह से नहीं स्ट्राइक कर पाते तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बार एंड 7 बार को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज करके, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बार, इंटरसेक्शन का क्या होगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बार यूनियन 7 बार, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसके भी केसेस काउंट कर सकते हैं। 5 बार क्या होगा, 1 माइनस 4/36, 7 बार क्या होगा, 1 माइनस 6/36, 5 बार यूनियन 7 बार क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, इसको अलग से लिख लो, 5 बार प्लस 7 बार, अच्छा ये तो अपने को निकालना है, 5 बार यूनियन 7 बार क्या होगा, तो 5 बार के केसेस देख लो, 7 बार के केसेस देख लो, वो कितने आ जाएंगे। तो 5 बार यूनियन 7 बार के वैसे केसेस देख के काउंट कर सकते हो, बट उसमें काउंटिंग थोड़ी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, बट उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे आईआईटी में डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या कॉमन कॉन्सेप्ट है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम देखेंगे।